जय हिंद दोस्तों, मैं उदय शंकर रावत आपका स्वागत करता हूँ स्टेप अप अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है नज़दीक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से मिलेगी आपको पूरी हेल्प। और मैं बता देना चाहूँगा, फिजिकल एजुकेशन आप लोगों ने एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करो। और बाकी प्रैक्टिकल्स का तो आपको पता ही है। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखाया है विद वेटेज। वेटेज देखने से क्या फ़र्क होगा? वेटेज देखने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोग जान पाएंगे अगर आपको कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं उसके वेटेज के हिसाब से। पर मैं कंसिडर यही करूँगा, एक बार आप वेटेज से गो थ्रू होइए, उसके हिसाब से आप 1 मार्क्स क्वेश्चन अटेंड करिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, इसका वेटेज है 9 मार्क्स। तो आप इसे कतई स्किप ना करें और बिल्कुल पढ़ के इसकी तैयारी करें, ठीक है। अगला है चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, इसका वेटेज है 5 मार्क्स। तो आप लोग समझ सकते हैं, 2 यूनिट पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब ये कंबाइन है और कंबाइन का वेटेज 5 मार्क्स है। तो आप लोग समझ रहे हैं उसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। अगला हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज, इसका वेटेज है 7 मार्क्स। तो इसको भी आप लोग कतई स्किप ना करें और इसको बिल्कुल पढ़ें। अगला अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, इसका मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, इसका वेटेज है 8 मार्क्स। तो आप लोग समझ सकते हैं ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन यूनिट 5, इसका वेटेज भी 7 मार्क्स है। तो आप लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स, इसका वेटेज है 8 मार्क्स। तो आपको इसे भी कंसिडर करना है कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, इसका वेटेज है 8 मार्क्स। अगला अगर हम बढ़ते हैं, तो फिर आ रहा है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसका वेटेज है 11 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। और मैं जानता हूँ कई लोगों को इस यूनिट में डिफिकल्टी हुई, क्योंकि यहाँ पे बायोमैकेनिक्स आ रहा है। अगर आप आर्ट से है, कॉमर्स से है, तो मे भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बट हाँ, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग ईजिली इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए, इसका वेटेज है 11 मार्क्स, इसे भी हम कंसिडर करेंगे। अगला अगर हम यूनिट 9 की बात करते हैं, तो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करती है स्पोर्ट्स में, उसका वेटेज है 7 मार्क्स। तो आप लोगों को इसे भी कंसिडर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है अपना ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का वेटेज है 10 मार्क्स। तो आपको इसे कंसिडर करना ही करना है, और काफ़ी ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, वो आप लोगों को पता है पहले यूनिट से, जिसका क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से इसे लिखा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, उन्हीं को एक दूसरे वे में आपको कन्वर्ट करके प्रोवाइड करते हैं, जिनसे आप लोग क्या आइडिया ले सकते हो। क्वेश्चन सिमिलर होता है, बस क्या है कि कभी कभार कुछ टिपिकल लैंग्वेज भी अगर यूज़ कर दी जाती है। अगर पेपर हार्ड बनाना होता है, तो सिंपल क्वेश्चन को टिपिकल लैंग्वेज में प्रोसीड किया जाता है, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इस पर कौन सा आंसर लिखना है। तो इसको कई वेज में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसका आंसर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। समझ रहे हैं, प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी होती है डिजायर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। स्पोर्ट्स में प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। अगर हम हुसैन बोल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले उसने इतना अच्छा खासा गोल अचीव नहीं किया था, उसको काफ़ी टाइम लगा था अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने के लिए। पहली दौड़ में वो बाहर हुआ, दूसरी में बाहर हुआ, तीसरी में बाहर हुआ, लेकिन एट द एंड प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के कारण, प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण उसने अपना ड्रीम गोल अचीव किया। आप लोग समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवन सम इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अनअचीवेबल टास्क कैन बी अचीव, अनअचीवेबल इसके बाद बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप लोग अगर रनिंग करते हो, आपकी 1600 मीटर की टाइमिंग है 8 मिनट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एट द एंड में इतनी गारंटी दे सकता हूँ, आप लोग 5 मिनट से पहले 1600 मीटर क्रैक कर सकते हो। वो आपके लिए अनअचीवेबल था, लेकिन आप लोगों ने उसे अचीव करा, किस लिए? क्योंकि आपके प्लानिंग ट्रेनिंग के कारण। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये है वैसे 1 मार्क्स का। मैं इतना डिटेल में इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपका 5 से 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो आप लोगों को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं, फिक्सर्स आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत हमें बायोमैकेनिक्स बायोलॉजी भी इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग एक बार गो थ्रू होइए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन से ही आपके जो मेजर हाई वेटेज वाले क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। हाँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो आप लोग को इतना तो पता होगा कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं। यही क्वेश्चन बड़े वे में भी आता है, जिसमें आपको फिक्सचर बनाने के लिए भी आ सकता है और काफ़ी ईजी होता है फिक्सचर बनाना। वन वर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है, लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेरियस टाइप के टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं। नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट हम सभी जानते हैं, जिसमें हर टीम को एक ही मौका मिलता है, अगर वो अपने क्या टर्म को मेंटेन रखती है, अपनी विक्ट्री विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन रखती है, तभी वो आगे खेल पाएगी। जहाँ पे वो हारी वो सीधा आउट हो जाती है टूर्नामेंट से, तो इसे बोलते हैं नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अगला है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जैसे कि हम लोग इंडिया में अगर आईपीएल का एग्जांपल लें तो आप लोग देख सकते हैं वो होते हैं लीग एंड राउंड रॉबिन। वहाँ पे हर टीम हर किसी दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है, वो भी बेसिस ऑफ वहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये होता है लीग टूर्नामेंट। अगला है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इनमें कॉम्बाइनेशन में जो टूर्नामेंट्स प्ले होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इनमें एक से ज़्यादा टीम कंसीडर करके आपस में कंबाइन करके खेलती है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तीसरे होते हैं चैलेंज। जैसे कि अगर आप लोग जीतते जा रहे हैं, अगर आप चैलेंज होता है, अगर आप विनिंग टीम में आपको ओपोनेंट टीम चैलेंज करती है और अगर आप उसका चैलेंज लूज कर जाते हो तो वो अगली टीम बन गई चैलेंज, यानी अगली टीम बन गई विनर। सिमिलरली अगर आप अपना चैलेंज रिटेन रखते हो, यानी अगर आपको कोई चैलेंज करता है और आप जीत जाते हो, तो उस टाइप के टूर्नामेंट्स को हम कहलाते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कौन से हम पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो अगला आपको लोगों को दिख रहा है डिफाइन नॉकआउट टूर्नामेंट और व्हाट आर नॉकआउट टूर्नामेंट्स। तो नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे कि मैंने अभी बात की थी, जिसमें हर टीम को सिर्फ एक ही मौका मिलता है खेलने के लिए। अगर वो अपनी विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन रखती है तो वो आगे कंसिडर होती है, अगर वो हार जाती है तो उस टीम को कंसिडर नहीं किया जाता और वो टूर्नामेंट से हो जाती है बाहर। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, लूजर ऑफ ईच ब्रैकेट इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टीम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लूजर होते हैं वो तुरंत टीम से बाहर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, नेम देम एंड गिव वन मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आया ऑल इंडिया 2017 में। तो जैसे कि अगर आपको राउंड रॉबिन पूछा जाता है, लीग पूछा जाता है, दोनों सिमिलर नेम्स है और दोनों एक ही चीज़ है। तो ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, 2 तरीके के राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट्स होते हैं। वो होते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट, जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है सिर्फ एक ही बार, और दूसरे होते हैं डबल लीग टूर्नामेंट, जिसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ मैचेस जरूर खेलती है लेकिन 2 बार। समझ रहे हो आप लोग। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है, अब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1। यहाँ पे आएगा डिवाइड, ये डिवाइडेड बाई 2 है, वो आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे n होता है आपका नंबर ऑफ टीम्स। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास है 10 टीम्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस पता है कितने प्ले होंगे, यहाँ पे देखा जाएगा, ये रहे 10। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से 10 इंटू 10-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 10 इंटू 10-1 9, 10 9 जा 90 डिवाइडेड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्ले होंगे 45 मैचेस। ठीक है, 45 मैचेस। सिमिलरली अगर हम डबल लीग टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे बस जो डिवाइडेड बाई 2 है हट जाएगा, क्योंकि हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है 2 बार। तो इसका फॉर्मूला आएगा n इंटू n-1। तो यहाँ पे जैसे अगर 10 टीम थी और अगर डबल लीग टूर्नामेंट होता है, तो अगर सिमिलरली वहाँ पे भी 10 टीम होती है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस अपने होंगे 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलेशन टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा है कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसोलेशन टूर्नामेंट आर दोज टूर्नामेंट्स इन विच एन एडिशनल चांस इज गिवन टू द डिफीटेड। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज सजेस्ट कर रही है, आप लोग जितना समझेंगे इसका मतलब ये एडिशनल चांस दिया जाता है डिफीटेड वन को। जैसे कि अगर मान लो कोई टीम बहुत अच्छा खेलते हुए आ रही है, लेकिन एट द एंड सेमीफाइनल में अगर वो आउट हो जाती है, तो अगर कंसोलेशन टूर्नामेंट होगा तो वहाँ पे उसको एक और चांस दिया जाएगा हारने के बावजूद भी। वो सिमिलरली नॉकआउट टाइप का है, बट वो बाहर नहीं होगी, उसको 1 मोर चांस मिलेगा अपने आप को साबित करने के लिए, मैच खेलने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिजर्विंग टीम जल्दी आउट हो जाती है, बट उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर कंसोलेशन टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनकी रैंकिंग के हिसाब से, उनके वो जो ऑलरेडी चल रहा होता है उसी लिए। तो सिमिलरली अगर इसका हाई मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स तो आपको हर चीज़ में कंसिडर करने हैं। फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली स्कोरिंग होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग जब आंसर सीट लेके बैठे तो आप जितना हो सके उतनी अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करें। सीबीएसई में कॉपीज़ थॉरोली चेक होती है,
तो आप बेफिजूल की बकवास लिख के आएंगे, उसके आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा सिमिलर पॉइंट है, मान लो टूर्नामेंट है, आप लोगों को पता है, अगर टूर्नामेंट्स का याद नहीं आ रहा आपको, उससे मिलते जुलते कुछ कंटेंट पता है, नॉकआउट आपने बता दिया, लीग बता दिया, डबल लीग टूर्नामेंट बता दिया, सब कुछ, तो आप उसको जा सकते हो, उसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उससे रिलेटेड है। और जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उसमें वो सिर्फ एकमात्र वही एग्ज़ाम था जिसमें मैंने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट सीट ली थी और उसको फिल करा था। तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग अच्छी लैंग्वेज लिखिए, कंसिडर करिए, थॉरोली जाइए कॉपीज़, क्योंकि थॉरोली चेक होती है, सीबीएसई बोर्ड है। बट आप लोग इनसे हेल्प ले सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन से, कि आप कैसे एग्जाम में जाके आंसर्स लिख सकते हैं, कॉज इट्स और थियोरटिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे व्हाट इज सीडिंग। जैसे कि आपको पता है सीडिंग, आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा। पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आया सीबीएसई 2013 एंड 11 में, एंड 2023 पंचांग के हिसाब से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है। ठीक है, इससे रिलेटेड तो आएगा बट ये आता है सीडिंग। ठीक है, तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं लैंग्वेज क्या कहती है हमें। सीडिंग इज अ प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्चर्स सच अ वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। इन सीडिंग द स्ट्रॉन्ग टीम्स आर सेलेक्टेड टू कैप देम एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फिक्चर सो दैट दे शुड नॉट मीट इन द अर्लियर राउंड्स। ठीक है, ये तो थी बुकिश लैंग्वेज। चलिए हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। सीडिंग इसलिए होता है, जैसे मान लो अगर आप लोग पीवी सिंधु का एग्जांपल लेते हो, और वो कौन है, स्पेन के प्लेयर जिनका आपस का टक्कर का मुकाबला है, कैरेलिन या जो भी उनका नाम है, मेरे को ढंग से नहीं पता, केंटो मोमोटा हो गया, या फिर आप ली चोंग वी का अगर बैडमिंटन में एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर, इनका हमेशा आपस में आपने देखा होगा हमेशा फाइनल खेला जाता है। ली चोंग वी, ठीक है, केंटो मोमोटा हो गया, अपना कडम्बरी श्रीकांत भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो आपने कभी देखा है ये अर्लियर स्टेज में क्यों नहीं मिलते? इसका कारण ये है क्योंकि उन्हें सीडिंग दी जाती है। सीडिंग प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे उनको इस तरीके से फिक्चर में रखा जाता है कि ये लोग अर्लियर स्टेज में ना खेलें। क्योंकि अगर मान लो, ठीक है, हम लोग अगर वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट लवर्स काफ़ी होते हैं, मान लो वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है 2023, और फाइनल में आपको टीमें दिखती है जिम्बाब्वे और कौन सी है, चलो लोअर कैंसे, चलो ठीक है, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश आपस में मैच करी वर्ल्ड कप फाइनल में, जनता देखेगी, किसी को मज़ा आएगा? मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँगा। ठीक है, आई लव इंडिया, मेरे को अपनी टीम फाइनल में चाहिए। तो उसी प्रकार से होता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्गर टीम है, अगर ये पहले ही एलिमिनेट हो जाएगी तो उस मैच की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आईसीसी की कोई टिकट तक नहीं खरीदेगा उस मैच की देखने की, उनका भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सीडिंग का प्रोसीजर यूज़ करा जाता है, जिसमें जो अच्छी खासी टीम्स है उनको जो होता है अर्लियर स्टेज में वो बाहर ना हो जाए, उसलिए फिक्सचर पे उस तरीके से रखा जाता है कि वो दूसरी टीम्स के, वो दूसरे ओपोनेंट के खिलाफ कम्पीट करें और आगे बढ़ें। तो ये सीडिंग का प्रोसीजर आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग भी अपना एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। खाली अगर आप लैंग्वेज लिख के आएंगे ये मायने नहीं रखती है। आप मानो या ना मानो, अगर एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक कर रहा है, आपका आंसर शीट चेक कर रहा है, तो आपका एग्जाम्पल ज़रूर कंसिडर करेगा। वो समझेगा कि हाँ इसको सीडिंग समझ में आया है। अगर ये कल के दिन बीपी एड करता है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में आगे डिग्री परस्यू करता है, तो उसको नॉलेज है, वो बेसिक्स तो क्लियर करके आया है अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ बाय, ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2016 एंड 14 में, और इसके चांसेस आ सकते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स में। पर बाय जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, बाय क्या होता है, ठीक है, एक बार हम फिर से बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाय इज अ प्रिविलेज गिवन टू अ टीम विच इज़ डिसाइडेड जनरली बाय सेडिंग इट और बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, बाय देखो ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूं, मान लो अगर फिक्सचर बन चुका है, उसमें ओपोनेंट नहीं मिल रहा है किसी टीम का, ठीक है, वॉक ओवर का आपने नाम सुना होगा। मान लो मेरा बैडमिंटन का मैच है, ठीक है, मेरा ओपोनेंट को 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, वो नहीं आया, वो किसी काम में बिजी हो गया है, कुछ हो गया, पर मैच के दिन में नहीं आ पाया, तो मेरे को क्या मिलेगा, वॉक ओवर। ठीक है, बिना मैच खेले मैं अगले राउंड में पहुंच जाऊंगा। उसी तरीके से बाय भी सिमिलर उसी का ही होता है, वो एक प्रिविलेज होती है कि स्पेशल टीम को, अगर मान लो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी है, ठीक है, अभी बाकी ओपोनेंट्स, इंडिया अभी टॉप रैंकिंग में है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है क्रिकेट में। अब मान लो अगर मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया के खिलाफ अभी कोई फिक्चर के हिसाब से कुछ नहीं है, तो इंडियन टीम को बाय दे दी जाएगी, यानी उसको अगले राउंड में डायरेक्ट, वो एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज जैसे कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रिविलेज यानी आप बेनिफिट, स्पेशल टाइप ऑफ बेनिफिट, जिसमें आप लोगों को बिना कुछ करे प्री राउंड में आपको बाय दे दी जाती है कि हाँ डायरेक्ट आप अगले में कंसिडर हो जाओ, और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो टीम कैपेबल होती है, उसलिए एक प्रॉपर कमेटी होती है जो डिसाइड करती है, ऐसे ही हर किसी को बाय नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन में अगला हम पे क्या है। अगला जैसे कि आपको दिख रहा है, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर गिविंग बाय। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बाय के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है बाय देने का। फिर से हम बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अगर सीबीएसई बोर्ड है
तो आपको कॉपीज़ इंग्लिश में ही लिखनी है। तो इसलिए एक बार हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ताकि आप इसके हिसाब से नहीं, आपके जो अंदर से आपने समझा आप उसको लिख पाएँ। ठीक है, जैसे कि लिख रखा बाई कैन बी अप्लाइड इक्वली टू अ सिंगल पर्सन कॉम्पिटिशन एंड टीम स्पोर्ट्स। ठीक है, एज वेल एज अ सिंगल गेम एलिमिनेशन एंड द बेस्ट ऑफ सीरीज एलिमिनेशन। If the number of competitors or competing teams are not a multiple of 2, then some teams may get by। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, ठीक है, यानी 2 के मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर। ठीक है, सबको पता है इवन नंबर को हम इक्वली ब्रेक कर सकते हैं, पर अगर वो ऑड है, मान लो 3 है, 5 है, उसमें अगर हमको आपस में मैचेस कराने हैं तो 5 में कहाँ से मैचेस हो जाएंगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो बस यही था बाई का प्रोसीजर, अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 में है तो कोई बाई नहीं मिलेगी। बट इन केस अगर 5 टीम्स कंपीट कर रही है, 7 टीम कंपीट कर रही है, ठीक है, 7 टीम के केस में मैच कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, एक बचा एक टीम, क्योंकि 3 मैचेस होंगे, 2 टीम 2 टीम 2 टीम 6। ठीक है, उसके अलावा बची एक हमारी 7वीं टीम, उसका क्या होगा? तो उसे दे दिया जाएगा बाय, ताकि वो अगले राउंड में कंपीट करे। पर हर ऐसा नहीं है, मैं अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं बता रहा कि 7वीं को बाय दिया जाएगा। जो टीम कैपेबल होगी, जो कमेटीज डिसाइड करेगी, जो हाँ होगी, जो रनर अप होगी, मान लो विनर होगी, उस टीम को ही बाय दिया जाएगा, हर किसी को बाय नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम पे, व्हाट डू यू मीन बाय लीग टूर्नामेंट। ठीक है, और ये है व्हाट इज लीग टूर्नामेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हम पे काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। लीग टूर्नामेंट आपको पता है, जहाँ पे हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि इनमें बहुत पैसा होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अगर एक टीम खाली एक ही मैच खेले, नॉकआउट टूर्नामेंट कराने का मेन कारण ये होता है, अगर कमेटी के पास ज़्यादा रुपये नहीं है, वो इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती कि टीम्स इतने दिन तक रहे, उनका मैनेजमेंट संभाले, सब कुछ करे, तो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं। बट लीग टूर्नामेंट जो कि हमारा होता है आईपीएल, तो यहाँ पे आपको पता है कमेटी के पास कितने रुपए होते हैं, उसी के चलते लीग टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स। ठीक है, ये आया है दिल्ली 2016, 15, 14 में। तो हम जैसे कि क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा है, तो पहले एक बार हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं और जानते हैं। द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल्स आर टू प्रोवाइड इंसेंटिव, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस स्किल्स टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो इंट्राम्यूरल्स है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव जैसे कि आपको दिख रहा है, बुकिश लैंग्वेज में लिखा है, टू प्रोवाइड इंसेंटिव। इंसेंटिव जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट दिया जाता है, कुछ रुपए हमें पे करे जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उनके साथ वर्क करा है, उनके प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करा है। सिमिलरली स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल्स आर टू प्रोवाइड इंसेंटिव, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लर्न वेरियस स्किल्स। अगर देखो, अगर इंसेंटिव, मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो लोग नई स्किल्स क्यों लर्न करेंगे, आप खुद बताओ। ठीक है, अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके फील्ड में आगे क्या होने वाला है। सिमिलरली अगर लोगों को यही नहीं पता कि इसकी मोटिवेशन क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम लोग नई स्किल क्यों लर्न करेंगे। आजकल IoT की बात चलती है, अगर IoT में कोई, हम लोग IoT तभी तो कंसीडर करेंगे जब हमें पता है अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है, हम इसमें जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा विकास होने वाला है। सिमिलरली इंट्राम्यूरल्स यही करता है। अगला पॉइंट जो है, टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स के अमंग स्पोर्ट्समैनशिप चाहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, एक भाईचारे के साथ खेलना। ठीक है, किसी दुश्मनी नहीं, कॉज इट्स अ गेम। अगर हम गेम खेलते हैं उसको गेम की तरह खेलें, वहाँ पे हारना जीतना, विक्ट्री लूज चलता है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, जिसमें रहता है कि हाँ अगर आप सही हो तो आप बिल्कुल सही हो, आपने एकदम अच्छे से खेला, आपने फेयर प्ले करा है, आपने सामने वाले को इक्वली कम्पीट करा, कोई चीटिंग नहीं करी, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, एक बार हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इंट्राम्यूरल का अपोजिट होता होगा एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूरल्स मीन बिटवीन इंस्टीट्यूशन, और वी कैन से दैट दीज कॉम्पिटिशन आर कंडक्टेड बिटवीन द प्लेयर ऑफ 2 और मोर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंट्राम्यूरल्स आपस में खेला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे होते हैं इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है उसके ही इंटर कॉलेज खेला जाता है, जैसे फार्मेसी का नर्सिंग के साथ। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का PhD वाली है, MBA वाली टीम के साथ। सिमिलरली उसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रा म्यूरल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ खेलती है। ये अगर आपसे कोई इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल पूछेगा तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। खाली नाम सजेस्ट करती है, जिसको हम लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बोलते थे उसी को इंट्राम्यूरल बोला जा रहा है, और जिसको हम लोग बोलते थे कि क्या आपस में डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स कम्पीट करते हैं उसको एक्स्ट्रा म्यूरल बोला जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, व्हाट डज द स्कूल इंटेंड बाय स्टार्टिंग दैट ओनली सच स्टूडेंट्स शैल participate in basketball intramurals who have not represented the school in basketball in the past and minimum 10 substitution shall be compulsory। ठीक है, ये आया था CBSE मॉडल पेपर 2015 में। हाँ, ये स्टेटिंग दैट, जैसे कि आपको समझ आ रहा है, अगर स्कूल ने ये बात बोली है तो उसका क्या मतलब है। जैसे कि क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा है ओनली सच स्टूडेंट्स शैल पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल इंट्राम्यूरल्स, यानी इंटर स्कूल खेला जा रहा है, हु हैव नॉट रिप्रेजेंटेड द स्कूल इन बास्केटबॉल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें साफ सीधा पूछा गया है कि स्कूल उन बच्चों को क्यों बोल रहा है जिन्होंने स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं किया है कभी भी किसी गेम में, और बोला है 10 सब्स्टिट्यूशन हम रखेंगे, इसलिए ताकि उन लोगों के अंदर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए, उन लोगों को भी इंसेंटिव मिले, मोटिवेशन मिले, नई स्किल्स वो लोग भी लर्न करें जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मान लो मैं हर साल पार्टिसिपेट करता हूँ, हर साल करता हूँ इंट्राम्यूरल्स में, तो स्कूल वालों को पता है कि हाँ ये करता है, बट इन केस मेरा फ्रेंड है जो काफ़ी शाई है, इंट्रोवर्ट है, जो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो स्कूल वाले भी चाहिए ना कि ये भी खुलेगा, ये भी गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा और एक अच्छे स्कोर करेगा। ठीक है, आगे इसको भी लाइफ में मोटिवेशन मिलेगी, तो ये कारण होता है। ठीक है, ये वैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आते हैं जिनमें वैल्यू प्रोवाइड होती थी, अब आई थिंक इस टाइप के आना बंद हो चुके। सिमिलरली ये वही है, जैसे कि आंसर है टू प्रमोट मास पार्टिसिपेशन एंड एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारे बीच में कई सारे ऐसे बच्चे लोग होते हैं जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट होता है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से, शाई होने की वजह से कभी अपना टैलेंट एक्सपोज नहीं कर पाते दूसरों के सामने, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, अगला है मेंशन इन 4 स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, जानते हैं क्या है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आर हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूनिटी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस टाइप्स के इवेंट में आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है या फिर कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस टाइप के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है और मोटिवेशन देती है। मैंने भी काफ़ी सारे मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया, उनका पता है कुछ ना कुछ कॉज होता है हर हमेशा। जैसे कोई करता है रन फॉर ड्रग्स, नहीं रन अगेंस्ट ड्रग्स, सॉरी आई वाज वेरी सॉरी, ठीक है मिस्टेक, रन अगेंस्ट ड्रग्स, ठीक है, रन अगेंस्ट करप्शन, रन फॉर चाइल्ड सेफ्टी, रन फॉर गर्ल सेफ्टी, इस टाइप के मोटिवेशंस लेके वो लोग एक मास गैदरिंग करते हैं और ये ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये होते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, अगली बार अगर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ स्किप हुआ है अपना। डिफाइन योगा। ठीक है, जैसे कि पता है योगा नाम ही सजेस्ट करता है द मीट ऑफ आत्मा फ्रॉम परमात्मा, उसे हम बोलते हैं योगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, योगा इज एन एंशिएंट साइंस दैट हार्मोनाइजेस द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ अगर आप ये भी लिखते हैं योगा द मीट ऑफ आत्मा फ्रॉम परमात्मा इज नोन एज योगा, क्योंकि इंडिया में बोला जाता है, तो ये आंसर भी कंसिडर होगा जो मैंने आपको बताया। तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, बाकी बुकिश लैंग्वेज में तो लिख रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। अगला है ब्रीफली राइट अबाउट आसना। ठीक है, आसना क्या होते हैं, एक बार हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। आसन सब आप लोगों को पता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के पॉस्चर्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं योगा में, ताकि उनसे कोई डिजायर्ड गोल, डिजायर्ड थिंग अचीव कर पाएँ। जैसे ओबेसिटी के लिए आसन होता है, ठीक है, अगर पीरियड्स है तो उसके लिए भी आसन होते हैं स्पेसिफिक। तो हम यहाँ पे जानते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है। आसनाज रेफर टू मैनी पोजिशंस इन विच अ पर्सन सिट्स और स्टैंड टू मेक वेरियस पॉस्चर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉस्चर बनाने का कारण क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने खाली लिखा है कि वो बस एक मैनी पोजीशन में बैठता है या उठता है सिर्फ एक पॉस्चर बनाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि पॉस्चर बनाने का कारण क्या होता है। किसी बीमारी से क्योर के लिए, कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अपना ध्यान एक से विकसित करने के लिए, या फिर एक जगह में अगर आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है तो वो भी आप योगा के थ्रू अपनी मेंटल हेल्थ वगैरह भी अच्छी खासी कर सकते हो। जो आजकल के पीढ़ी हमारी, जैसे कि हम लोग देखते हैं डिप्रेशन से पीड़ित है कोई किसी चीज़ से, तो ये सब भी अगर आप प्रॉपर डेली बेसिस पे योगा करते हैं आप लोग ये चीज़ें भी ओवरकम कर सकते हैं। मैं इतना आपको एडिशनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाई वेटेज के साथ, आप ये सब चीज़ें भी अगर लिख के आते हैं तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, ये फालतू पॉइंट्स में काउंट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन इन ओबेसिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ओबेसिटी के लिए भी स्पेसिफिक आसन परफॉर्म होता है, उनमें से एक है वज्रासन। ठीक है, अब देखते हैं वज्रासन क्या होता है। 2 बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन आर एज फॉलोज। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एसिडिटी एंड अल्सर्स बाय इम्प्रूविंग द डाइजेशन। इट इज़ अ गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम स्कैटिका एंड सेवर लोअर बैक प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने
इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है तो इसीलिए, बट हाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप वज्रासन परफॉर्म करते हैं तो ये आपका क्या डाइजेशन में मदद करता है, इसी वजह से आपको एसिडिटी से प्रिवेंट करता है एंड अल्सर से, ठीक है। अल्सर आप लोग समझते हो छाले वगैरह होते हैं, उनसे प्रिवेंट करता है। मैं चाहूँ तो आपको एक एक लैंग्वेज हिंदी में समझा सकता हूँ, बट एट द एंड आपको जो अपनी नोटबुक से आंसर सीट है वो पूरे प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है। आप बस कंसेप्ट क्लियर करिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाइए नोटबुक पे। और दूसरा है गुड मेडिटेटिव पोज फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड सेवर लोअर बैक प्रॉब्लम। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कमर में दर्द वगैरह रहते हैं नीचे की साइड से, अपर नहीं, क्योंकि लोअर बैक में मेजॉरिटी केसेस में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये आसन वहाँ भी आपकी हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हमारा योगा वाली यूनिट लग चुकी है, तो एक्सप्लेन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हस हाना, ठीक है। इसका ये प्रोनाउंसिएशन ढंग का नहीं है, बट आप क्वेश्चन की तरफ चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ हस हाना, ठीक है। इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज experiencing dizziness while starting upwards and in case of any other medical concerns, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस पता है क्या बोले गए, यानी अगर आप ये वाला आसन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको कौन कौन से मेजर है जो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक आसन देखो, अगर आप चक्रासन करते हो, डी करते हो, तो हर कोई नहीं कर सकता है, उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है आप वो कैसे कर सकते हो, वो बेफिजूल में आपको अपनी कमर तोड़ने जैसा हो जाएगा। तो सिमिलरली कॉन्ट्रडिक्शन इस आसन का पूछा है, हर किसी का पूछ सकते हैं, आपको सबके पता होना चाहिए। इन केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज, अगर आपको शोल्डर और नेक में इंजरीज है, या फिर अगर आपको डिजीनेस है वाइल स्टेनिंग अपवर्ड्स एंड इन केस ऑफ एनी अदर मेडिकल कंसर्न, ठीक है। इसमें डिजीनेस मतलब पता है क्या होता है, अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हो और आपको चक्कर से आ रहे हैं, डिजीनेस है, ठीक है, अच्छा आपसे खड़े होते नहीं बन रहे, तो आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना, ये इसके कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द टू कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ त्रिकोणासना, ठीक है। त्रिकोण आसना, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है, ट्राइंगल, इल्यूमिनाटी वाला, ठीक है। सिमिलरली हमें इसकी कॉन्ट्रडिक्शन बताने हैं, ठीक है। टू कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ त्रिकोण आसन आर एज फॉलोज, ठीक है। अवॉइड डूइंग दिस इफ सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। दूसरा पॉइंट है अवॉइड इफ हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ नेक एंड बैक इंजरी, सिमिलर है, ठीक है। अगर आप त्रिकोण आसन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से पीड़ित हो या इन चीज़ों से ग्रस्त हो, तो आपको आसन परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि आपको और दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, माइग्रेन, माइग्रेन जिनको रेगुलर अगर हेडेक वगैरह होता है, माइग्रेन आप लोग समझते हैं। दूसरा होता है डायरिया, आपको डायरिया की बीमारी है। तीसरा है लो और हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, वो आप समझ रहे, अगर लो या फिर हाई बीपी या लो बीपी है, तब आपको ये आसन करना है अवॉइड। ये पॉइंट आप करेंगे कंसिडर त्रिकोण आसन के लिए। दूसरा है अवॉइड इफ हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ नेक एंड बैक इंजरीज, ठीक है। वैसे मेजॉरिटी में अगर देखा जाए नेक एंड बैक इंजरीज है, तो आप आई थिंक कोई भी आसन इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हो, सिवाय जैसे कि आप लोग अगर नॉर्मल बैठ के मेडिटेशन करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, ये आप कर सकते हो। बट अगर नेक और बैक इंजरी से आप मेजर जो हमारे आसन होते हैं जिनमें पोस्चर बनाना पड़ता है, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ये क्लियर है, तो ये चीज़ आप हर किसी में ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी आसन आता है टिपिकल सा, तो आप ये पॉइंट तो ऐड कर ही सकते हो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप नेक एंड बैक इंजरी से पीड़ित है, तो आप ये आसन परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते क्या है अपने पास। What do you understand by अर्ध मत्स्य आसन, ठीक है। अर्ध मत्स्य आसन, जैसे कि सजेस्ट कर रहा है अर्ध आधा और मत्स्य आसन, ठीक है। इसको हम देखते हैं, सब कंबाइन हो चुका है, आसना अलग होना था, अर्ध मत्स्य आसन होना था, ठीक है। अर्ध मत्स्य आसन और द हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज इज वन ऑफ द मेन आसन practice in hatha yoga. This yoga helps in stimulating the liver. It is also therapeutic for asthma and infertility etc. Infertility जैसे कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उसमें भी आसन आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, या फिर अगर आप अस्थमा से पीड़ित है, ठीक है। और इसमें बता दूं तो हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज होता है, मैं आपको अगर परफॉर्म करके दिखाऊं तो ये सिमिलर इस टाइप का होता है, बैठ के परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्य आसन, इसमें स्पाइनल ट्विस्ट होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर ये इस टाइप का आता है, तो आपको ये लिखना है, या फिर इससे रिलेटेड अगर कोई हाई एंड क्वेश्चन आता है या हाई मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें भी सिमिलर चीज़ लिख सकते हैं। एंड हाँ, अगर मैं आपको बता दूं, अगर योगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, तो आप उसमें एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं कि आप उसके बेनिफिट्स, उसके कॉन्ट्रडिक्शन आप इजीली उसमें लगा सकते हैं। कोई आपको यानी उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट वो आपके आंसर में और भी ज़्यादा वेटेज ऐड करेगा। योगा से रिलेटेड अगर हाई मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको ईजिली उसमें कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है डिस्कस एनी टू बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तासन, ठीक है।
पश्चिमोत्तासन, ठीक है, इसका मैं नेम इसी नहीं ले पा रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कॉन्टेक्ट में, पर इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन, ठीक है, आसना। इसके जो 2 बेनिफिट्स होते हैं पश्चिमोत्तासन के, वो है आर एज फॉलोज, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इट रिड्यूसेड हेडेक, एंजाइटी एंड इंसोमिनिया, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपको पता है इसका क्या किसके हेल्प में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन समझाने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं, इतना हर किसी को पता होता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। दूसरा है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अगर आपको खाना वगैरह अच्छे से नहीं पचता है तो उसमें भी आपकी मदद करता है। दूसरा पॉइंट ये है हेडेक, एंजाइटी एंड इंसोमिनिया में के केस में ये आपकी काफ़ी अच्छे से मदद करता है। तो आसन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको इस चीज़ से क्योर करता है। अगर योगा वाली हमारी यूनिट देख ली जाए, वो पूरी की पूरी इसी चीज़ के ऊपर है कि कौन सा आसन परफॉर्म करने से कौन सा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, किस चीज़ में हमारी मदद कर रहा है, कौन कौन से वो लोग हैं जो उस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पास क्या है अगला। अगला है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसना, ठीक है। जैसे कि नाम समझ सजेस्ट कर रहा है पवन मुक्त आसना, ठीक है। तो पवन मुक्त मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं आपको आसन परफॉर्म करके दिखा पाता, पर एट द एंड कल हमारा है क्या फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम और आज रात को हम कर रहे हैं रिवीजन, तो हम पोस्ट तो नहीं दिखा सकते अभी फिलहाल के लिए। तो सीधा हम लोग चलते हैं इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। 2 बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसना आर एज फॉलोज। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द बैक मसल्स एंड क्योर बैक पेन, इट क्योर्स एसिडिटी, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है एसिडिटी, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन ये हर किसी में हो रहा है कंसीडर। तो यानी आप लोग समझ रहे हैं, अगर आसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आप ये लाइनें भी लगाते हैं कि इसको क्योर करने में हेल्प करता है, तो इट विल बी कंसीडर। मैं आपको सीबीएसई के मार्किंग के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह का भी छात्र था, मैंने भी एग्जाम दिए। मेरे टाइम में पर्वत आसन आया था, भुजंग आसन आया था, आपके टाइम में मे भी ये आए, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है जहाँ तक अभी तक रिसर्च करी गई है मेरी तरफ से, जो जितना एनालाइज हुआ है। तो मैं चाहूँगा आप लोग कंसिडर करें, और ये पॉइंट तो आप हर जगह इजीली लगा सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मैंने आपको बताया, बैक पेन, हेडेक, वो लोग कैसे आसन परफॉर्म करेंगे, तो आप उनको भी अगर लिख के आते हैं कि हाँ कि ये लोग आसन परफॉर्म नहीं कर सकते, वो भी कंसिडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ गौमुख आसना, ठीक है। अगर पूछा गया यहाँ पे 2 बेनिफिट बताओ गौमुख आसन के, 2 बेनिफिट्स ऑफ गौमुख आसना एज फॉलोज। इट इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका, ठीक है। ये देखो दूसरी बार रिपीट हुआ है साइटिका, जैसे मैंने बताया था। इट इनहेंस द वर्किंग ऑफ किडनीज बाय स्टिमुलेटिंग इट, दस हेल्पिंग दोज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज़ के केस में अगर आप डायबिटीज़ के अर्ली स्टेज में हैं तो गौमुख आसन आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अगर डायबिटीज़, क्योंकि आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, उसमें आपको बता दूं, अगर डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ता है तब आसन इतना ज़्यादा क्योर करने में मदद नहीं करता। तो आप समझते हो उनको खाने से पहले इंसुलिन अपने पेट में लगाना पड़ता है। अगर डायबिटीज़ उस लेवल तक बढ़ जाए तो ये नौबत आ जाती है। तो सिमिलरली अगर अर्ली स्टेज में क्योर करना है तो गौमुख आसन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑल्सो दिस इज सेकेंड टाइम रिपीटेड, साइटिका दूसरी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि आप समझ रहे हैं, 2 आसन की मदद से हम इससे भी ओवरकम कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ताड़ासना, ठीक है। ताड़ासन जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ताड़ना, ठीक है। ताड़ना वैसा वाला ताड़ना नहीं, आंखों से नहीं ताड़ना, यानी एकदम से अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर देना एक अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, अगर स्ट्रेच की बात हो रही है तो कौन से वो लोग हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट, यानी जो लोग इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते, चलिए जानते हैं, ठीक है। द 2 कॉन्ट्रडिक्शन ताड़ासन आर एज फॉलोज। अवॉइड ड्यूरिंग इंसोमिनिया, ठीक है। अवॉइड ड्यूरिंग लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। मैंने बताया लो ब्लड प्रेशर और इंसोमिनिया ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, यानी आप समझ रहे हैं कि इसको हम हर बार कंसिडर कर सकते हैं अच्छे खासे मेजर आसन्स में कि हाँ ये कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर देंगे बैक पेन, या फिर जिनको लोअर बैक इंजरीज वगैरह वो भी ना करें, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड डिसेबिलिटी, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। डिसेबिलिटी वो होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिसेबल होता है, ठीक है। अगर मेरी टांगें नहीं होती, मैं चलने के लिए डिसेबल होता कि नहीं होता, ठीक है। मैं चल ही नहीं पाता, मेरे हाथ नहीं होते तो मैं कुछ मेजर टास्क ही नहीं कर पाता, मैं डिसेबल होता कि नहीं होता। तो सिमिलरली डिसेबिलिटी है, अगर कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक टास्क को करने में असफल है, उसे हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ फंक्शन ऑफ जस्ट टू बी सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड रिलेटिव टू द यूजुअल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे बताया स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल, यूजुअल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है। अगर मैं डिसेबल हूँ, मेरे जो साथ का इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप है वो उनसे हटके हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं डिसेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिसेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिसऑर्डर, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करी जा रही है डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, ठीक है। आपको मेजर में एक बार डिफरेंस बता देना चाहूँगा, फिर आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी हम बोल सकते हैं जन्मजात आती है, अगर आप पैदाइशी आपके हाथ नहीं है, लिम्स नहीं है, ठीक है, या फिर आपको चलने में दिक्कत है, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, या फिर आप सुन नहीं सकते हो, वो क्या होगी, डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है, लड़कियों के पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, वो क्या होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है। लड़कों में भी कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, किसी को क्या ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, वो खाता है वो पचता ही नहीं है हर हमेशा, ठीक है। लूज मोशन वगैरह, यानी बीमारी जितनी भी होती है सारी बीमारी से, पर कुछ कुछ बीमारियों को हम डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है। डिसेबिलिटी वेदर इट्स फिजिकल और मेंटल इज ऑफ परमानेंट नेचर बट डिसऑर्डर कैन बी टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया डिसेबिलिटी जन्मजात आती है तो वो परमानेंट होती है नेचर में। अगर किसी के पाँव नहीं है, ठीक है, पैदाइशी अगर नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह हम लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी और डिसेबिलिटी क्या है, परमानेंट। पर डिसऑर्डर जो होता है, मैंने बताया अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। उसका क्योर होता है, उसका इलाज होता है, वो टेम्पररी टाइम के लिए होता है। तो ये था मेजर डिफरेंस डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में। आई होप आप लोगों को एक चीज़ें क्लियर होंगी, और मैं रैपिड इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, इनसे आपके पूरे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने फिजिकल एजुकेशन में मेजर हमने 10 यूनिट्स की बात करी है, उनके कंसेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ADHD, ठीक है। ADHD जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये आपका जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन, ठीक है। अटेंशन समझ रहे हो आप लोग, भाव, ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ भाव देना, ठीक है, उसका क्या है, डेफिसिट है, यानी उसकी कमी है। दूसरा क्या है, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी समझते हो आप, हाइपर एक्टिविटी यानी कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं। मैं इतना हाइपर एक्टिव होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लोग गाइस चलो ये करते ये क्या हाइपर एक्टिविटी है, समझ रहे हो आप। पर हाइपर एक्टिविटी क्या कहीं के परमानेंट होती है, वो डिसऑर्डर टाइप का होता है, या फिर डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं उसमें। तो ठीक है, इसका एक बार बुकिश लैंग्वेज का आंसर देखते हैं। Disorder, this brings behavioral changes and is normally seen in school-going kids. Hence, the attention span is very short. Kids are hyperactive and face trouble in focusing on a task. मैंने जैसे कि बताया, मैं अभी हाइपर एक्टिव होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये किड्स भी जो हमारे बच्चे लोग होते हैं, जो नर्सरी प्ले ग्रुप वगैरह, उनको हम देखते हैं, वो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क में फोकस नहीं करते क्योंकि वो बच्चे हैं, समझ रहे हो आप। जैसे जैसे आप ग्रोन अप होते हो, आप समझने लग जाते हो, आप फोकस करने लग जाते हो। अभी हम लोग हैं, हम अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाना, लेकिन हाँ वी आर फोकसिंग। सिमिलरली किड्स क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उसी में ही बच्चों को ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अटेंशन स्पैन इन वेरी शॉर्ट किड्स आर हाइपर एक्टिव एंड फेस ट्रबल इन फोकसिंग ऑन अ टास्क, जैसे मैंने बताया। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ चुका है, मैंने हिंदी में भी एग्जाम्पल्स दिए आप लोगों को क्या लिखना है और क्या कंसिडर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी इक्विटीज, ठीक है। डिसेबिलिटी इक्विटीज क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। डिसेबिलिटी, सॉरी यार, एटिकेट्स, आई वॉज वेरी सॉरी, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ठीक है, यहाँ पे एटिकेट्स की बात करी थी, वो क्या है कि शार्क टैंक ज़्यादा देख लिया तो इक्विटी मेरे दिमाग में छा रखा है, ठीक है। डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन टू डील विद पीपल फेसिंग फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। यहाँ पे नाम आया है डिसेबिलिटी का, जैसे कि नाम आया है तो आप लोग समझ सकते हैं डिसेबिलिटी यानी जन्मजात होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका क्योर नहीं होता है। डिसेबिलिटी का कोई क्योर नहीं होता है, डिसऑर्डर का होता है। तो डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू डील विद पीपल फेसिंग फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज, ठीक है। डिसेबिलिटी एटिकेट्स जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, यानी तरीके होते हैं। जैसे हम नहीं बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं प्रॉपर एटिकेट में बात करो, ये तुमसे बड़े हैं, इनको प्रणाम करो, आप करके बात करो, वो एटिकेट्स हम लोग घर से सीखने को आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिसेबिलिटी एटिकेट्स वो सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि अगर हम किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ठीक है, जो कि फिजिकल और मेंटल डिसेबल है, तो उससे किस तरीके से बात करा जाए, समझ रहे हो ना आप लोग। अगर कोई फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे के हाथ नहीं है, हम लोग उसके पास गए, बोले हेलो, समझ सकते हो आप कितना क्या सेंस बनेगा इस चीज़ का। उसे लाइक एटिकेट्स होते हैं, जो फिजिकल और मेंटल डिसेबल लोग हैं उनके साथ किस प्रकार से बात करनी है, ठीक है ना। हाँ, उनको यानी हमें ऐसे नीचा भी नहीं दिखाने कि उनके लिए एकदम तो ज़्यादा जाके भावुक हो जाओ, नहीं, उनको भी अपना जैसा ही कंसिडर करना होता है। ये भी आगे के चैप्टर्स में आते हैं इस प्रकार के कि कैसे हम लोग इक्वल रह सकते हैं, ठीक है। यानी उन लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स होते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, हम लोग को उनको इक्वल ट्रीट करना है। बट एक एटिकेट्स होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो करना होता है वाइल डीलिंग विद देम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा अपने साथ।
ठीक है, अगला है राइट टू वेज टू कम्युनिकेट विद पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, तो यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिखा है यूज अ काम वॉइस एंड बी कंफर्टेबल, ट्रीट द पर्सन एज एन इंडिविजुअल विद टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, ये पॉइंट मैंने आपको अब से थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें क्या पर्सन को क्या करना है एज ए इंडिविजुअल और टैलेंट और एबिलिटीज़ के साथ उसको अटेंड करना है, ऐसे नहीं। अगर कोई डिसऑर्डर है, किसी को डिसेबिलिटी, तो हमें उन्हें ऐसा अटेंड नहीं करना है कि भाई इसके साथ क्या हो गया, कैसा है, अरे जी कैसे रहा है, ऐसे नहीं। हमें उन्हें नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग अपने आपसी लोगों से बात करते हैं उसी तरीके से, जैसे कि कॉग्निटिव अगर इम्पेयरमेंट्स, किसी में बीमारी है, किसी को डिसेबिलिटी है, तो उसमें हम कंसिडर करेंगे यूज़ अ काम वॉइस टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, हम लोग जेंटल वॉइस में उनके साथ जाके हाइपर एक्टिव नहीं हो सकते कि और कैसे है ब्रो, क्या चल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें काम वॉइस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, मैं आप लोग, क्योंकि मेरे बनता ही लोग मेरे साथ के सब फ्रेंड लोग हैं, इसलिए आपकी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर इस तरीके का होता है तो आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनमें अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग फिजिकल एक्टिविटी से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड यूज ऑफ एनर्जी, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, योगा एंड गार्डनिंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, नाम सजेस्ट कर रहा है, मेरे को नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत है, पर मैं आपको बता दूँ फिजिकल एक्टिविटी वो होती है जिसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे हाथों का मूवमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये है फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, नॉन फिजिकल एक्टिविटी में वो है जैसे आप बैठ रखे हो, आप खाली योगा कर रहे हो, उसमें अंदर के आपके दिल क्या पंपिंग का काम कर रहे हैं, आपके लंग्स क्या एयर कर रहे हैं, वो नॉन फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी कंसिडर होती है जिनमें मूवमेंट हो, जिनमें मोशन हो, जिनमें फोर्स हो, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग, योगा एंड गार्डनिंग भी फिजिकल एक्टिविटी में आएगा ना यार, क्योंकि आप पौधों को पानी दे रहे हो, आपका तब भी तो मूवमेंट हो रहा है, आप घास काट रहे हो, वो भी फिजिकल एक्टिविटी में होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको फिजिकल एक्टिविटी आप समझने की जरूरत है। काफ़ी चौंकू क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे बढ़ते। राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अगर फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, हमें वन एडवांटेज बताने में आपको मल्टीपल एडवांटेजेस बताता हूँ। ठीक है, आप लोग बीमारी के इतनी जल्दी ग्रस्त नहीं होंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो कई लोगों को पहले ही बीमारियाँ लग जाती है, आपको कभी नहीं लगेगी, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ओबेसिटी से क्योर करते हैं। ठीक है, ओबेसिटी का मेन कारण क्या है, जब आप बैठे रहते हो, दिन भर खाली खा रहे हो, कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वो भी एक कारण है ओबेसिटी का, क्योंकि उसमें आप लोग कुछ भी बस कंज्यूम कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आपके पूरे डेली रूटीन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ के ये एडवांटेजेस है कि ये आपको काफ़ी सारी बीमार इलनेस से क्योर करता है, आपके स्ट्रेंथ, आपका मेंटल फोकस भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव करता है। ठीक है, अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे रनिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग या कुछ भी करते हो, तो एक आपका अच्छा खासा मेंटल वो बैलेंस रहता है। ठीक है, आप लोग कई सारे, जैसे हम देखते हैं हमारे यूथ को डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कोई कुछ, अगर मेजर कारण देखा जाए ना, वो लोग अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कभी परफॉर्म नहीं करते हैं, ये भी एक मेजर कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर। फिजिकल एक्टिविटी इनहेंसेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन in children. It leads to cognitive improvement in children with special needs, allowing them to acquire new skills, learn new things and focus on specific goals. ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप लोग फोकस कर पाएंगे अपने स्पेसिफिक गोल पे, आप समझ पाएंगे आपको जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है। खाली बैठे रहने वाले बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंसान खाली, उस पर कुछ नहीं है, वो कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, खाली लेट रखा है। हम लोग मनुष्य, हमें कुछ जीवन मिला है तो कोई हमारा कारण है कि हमें कुछ करना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, वी एग्जिस्ट क्योंकि हमारा वजूद है, हमें कुछ ना कुछ करना है। हर इंसान का एग्जिस्टेंस मायने रखता है। सिमिलरली अगर आप आके खाली बैठ के चले जा रहे हो और लैपटॉप में सीरीज़ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, या अपना आपका काम ही है कोडिंग का, दिन भर बैठ के वही कर रहे हो, अपने फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो, मनुष्य नहीं हो, आप मृग हो जो खाली चढ़ने आया है। ठीक है, ये भी एक एनसीईआरटी की कहानी थी जो मैंने पढ़ी थी, उसका एग्जाम्पल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट ट्यूशन है तो हम बहुत जल्दी बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर इन ब्रीफ। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है पॉजिटिव बिहेवियर की स्ट्रेटेजी। ठीक है, द स्ट्रेटेजी ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर रिलेट्स टू शोइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड having healthy interaction with children with special needs. The teacher should prevent negative behavior and encourage these children to participate in classroom activities. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो डिसेबल्ड है उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से करना है, सिमिलरली ये आंसर वही सजेस्ट कर रहा है। एक बार इसको थॉरो रीड करिए, आप लोग समझ जाएंगे। जो मैंने पहले समझाए थे वही है कि किसी के साथ हमें नेगेटिव बिहेवियर नहीं करना है, एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। देखिए, द स्ट्रेटेजी ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर रिलेट्स टू शोइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हेल्दी इंटरेक्शन विद
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स के साथ कौन से चिल्ड्रन होते हैं? जिनको स्पेशल नीड्स होती है, यानी कोई डिसेबिलिटी है, कुछ दिक्कतें हैं। जैसे हम काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं, मेरे को डिसऑर्डर का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट हाँ, अगर हम अनाथ आश्रम जाते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे बच्चे मिलते हैं डिसेबिलिटीज़ वगैरह के साथ। तो उनके साथ एक हेल्दी एंड अच्छा इंटरेक्शन रखना किस तरीके से, वो है एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ अ पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इन सब चीज़ों को दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिकल एजुकेशन में आपके हाई मार्क्स अटेंड करने के लिए, क्योंकि सब कंसिडर होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसऑर्डर? ठीक है, मैं कितनी बार बताऊँ आपको, डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में एक ही क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, तो इसको हम करते हैं स्किप, एक बार बस पढ़ लेते हैं। अ डिसऑर्डर इज अ ब्लीप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन, इट डिस्टर्ब्स द मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, आपको बीमारी है, आपको कुछ भी है, आपको यानी मान लो कोई फीवर वगैरह कुछ भी, किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर हो गया, हार्मोनल बोल मैंने एग्जांपल दिया था, कुछ और है, तो उससे आपका यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? डिफाइन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है, आप अगर पढ़ रहे हो फिजिकल एजुकेशन तो मैं बहुत कंफ्यूजन होता था, एक होता है फिजियोलॉजी, एक होता है साइकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी रेफर्स टू थेरेपी, जिसमें हम स्पोर्ट्स में थेरेपी वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें कंसिडर करते हैं। साइकोलॉजी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम काउंसलर वगैरह के पास जाते हैं, साइकोलॉजी यानी यहाँ पे दिमाग की बात होने वाली है, मेंटल हेल्थ, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स में। तो चलिए, अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमारी यूनिट लग चुकी है, हम लोग करते हैं इसे कंसिडर। व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? डिफाइन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज इंटीमेटली connected with human F behavior on the play field both under practice and competitive situation। ठीक है, मैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होते हैं? वो ब्रांच होती है जो दिमाग के साथ, जो स्पोर्ट्स में कैसे मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं, उसके साथ डील करती है। क्योंकि साइकोलॉजी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दिमाग की बात होने वाली है। किसी ने कुछ मेंटल यानी ब्रेन का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, क्योंकि साइकोलॉजी है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या, किसी स्पोर्ट्समैन के बिहेवियर के थ्रू हम जान सकते हैं कि हाँ, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उस पर क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहा है, ये सब साइकोलॉजी के अंदर कंसिडर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इसी के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगला है डिफाइन पर्सनैलिटी। ठीक है, मैंने बोला था अगर साइकोलॉजी की बात होगी तो पर्सनैलिटी तो आता ही आता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है पर्सनैलिटी क्या होता है, बट हाँ, इन केस अगर आपको कोई बोले राइट पर्सनैलिटी, तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बुक इस लैंग्वेज नहीं पता आपको किस तरीके से इसको डिफाइन करना है। पर्सनैलिटी अपने एंड से किसी को पता, तो ये रही बुक इस लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड नेम ऑफ। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो आप बोल सकते हो, नेम ऑफ द टोटलिटी ऑफ सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड, आइडिया, हैबिट्स, स्किल, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज पर्सनैलिटी। ठीक है, साफ सीधी बात है, यही कहना चाह रहे हैं। पर्सनैलिटी यानी क्या होता है? जो ओवरऑल एक इंसान का बिहेवियर होता है, उसका चाहे वॉकिंग स्टाइल देख लो आप लोग, बात करने का तरीका देख लो आप, ठीक है, समझाने का, उसका आई कॉन्टैक्ट, अगर कोई देखो आपसे बात कर रहा है, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम इससे तो इतनी साइकोलॉजी हमें भी समझ में आती है कि वो साई है। ठीक है, वो थोड़ा सा सूडो इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप का, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यह है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज आप एक बार रटना चाहे तो रट सकते हैं। ये नाम अगर आप नहीं भी लिखते हैं, इनके अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी पर्सनैलिटी बताते हैं, उसे भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट ट्यूशन है, हमें जल्दी से सारी चीज़ें बाइंड अप करनी है कम से कम समय में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट आर कोपिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, कोपिंग जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक बार मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में समझाऊंगा, उसके बाद मैं अपने एंड से बताता हूँ। कोपिंग स्ट्रेटेजी आ रहा conscious effort to solve personal and interpersonal problems. They are of two types: problem focused coping and emotion focused coping. ठीक है, दो तरीके की कोपिंग स्ट्रेटेजी होती है, एक होता है प्रॉब्लम फोकस्ड और दूसरा होता है इमोशन फोकस्ड। ठीक है, ये होती है कोपिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कोपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको खाली इतना ही रटने की जरूरत है कि कितने तरीके की होती है। अगर हाई एंड में आते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसको करना पड़ेगा एक्सप्लेन, वो मैं आपको आगे करता हूँ, क्योंकि आगे से रिलेटेड इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो हम उन्हें भी कंसिडर करेंगे। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर एग्रेशन देखा जाए, हम लोग विराट कोहली का एग्जांपल ले लें, तो बोलते हैं काफ़ी एग्रेसिव है वो, फील्ड पर काफ़ी एग्रेसिवली खेलता है। क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट है। एग्रेशन स्पोर्ट्स में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये बस हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम अपने एग्रेशन को किस एंड पे ले जा रहे हैं। अगर आप अपने एग्रेशन को यूज़ कर रहे हो किसी गेम को जीतने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने एग्रेशन को यूज़ कर रहे हो कि सामने वाले को इंजर्ड कर दें, वो खेल ही ना पाए, वो पार्टिसिपेट, वो कम्पीट ना कर पाए, तो वो है गलत। ठीक है, सिमिलरली इसमें लिखा होगा इन स्पोर्ट्स एग्रेशन मीन द डिजायर टू हार्म अनदर प्लेयर विच इज नॉट विद इन द लॉज ऑफ द गेम। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अनदर प्लेयर ओवर अ गेम इन फुटबॉल और यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज फॉर अदर प्लेयर्स और टीम्स। ठीक है, इसमें एग्रेशन का खाली बैड एंड दिखाया है। मैंने आपको एक अच्छा बताया एग्रेशन किस लिए फ़ायदेमंद होता है, और इसमें बताया गया एग्रेशन क्या बुरा है, यानी क्यों बुरा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गेम के रूल्स है,
मान लो फुटबॉल का एग्जांपल ले रहे कि आप सामने वाले को टक्कर नहीं मार सकते हो, वो गेम के रूल्स है, फिर भी आप गए, आपने शोल्डर पुश के बहाने उसको लात मार दिया, उसको नीचे गिरा दिया, तो आपको मिलेगा येलो कार्ड। सिमिलरली अगर आप बिहेवियर रिपीट करते हो आपको मिलेगा रेड कार्ड, जिससे आप हो जाओगे गेम से बाहर। वो था स्पोर्ट्स में एग्रेशन। या फिर अगर हम किसी के लिए फाउल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, कोई मान लो खेल रहे हैं, हम उसको यहाँ से इधर से अपनी तरफ से फाउल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं, वो भी एग्रेशन में कंसिडर होता है। ये भी एक अच्छा बिहेवियर कंसिडर नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है अगला क्वेश्चन। अगला है व्हाट इज मोटिवेशन। ठीक है, एग्रेशन था तो मोटिवेशन भी आएगा ही आएगा। मोटिवेशन में जानता हूँ आप सब लोग संदीप माहेश्वरी से इंस्पायर हो, तो मोटिवेशन बताने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर भी मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इंस्पायर्ड और स्टिमुलेटेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर फैशन और मैनर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यानी मान लो मोटिवेशन इसलिए कि आपको अगर मोटिवेट कर दे तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका गोल रहेगा। ठीक है, अगर मेरे को कोई मोटिवेट करता कि भाई जे डबल ई, तो मेरा गोल होता जे डबल ई। समझ रहे हो ना, मोटिवेशन एक पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में। अगर मेरा ये रहता है कि मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना है, तो मैं उस गेम की तरफ, उस गेम के लिए अगर कोई मेरे को मोटिवेट करता, बताता ये है तेरे को, बस तेरा यही गोल है, तेरे को ये करना है। जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं, MS धोनी देखी है, ठीक है, PV सिंधु के ऊपर मूवी बनी है, उन सब में एक मोटिवेशन थी ना। ठीक है, मैरी कॉम हम लोगों ने देखी, एक मोटिवेशन थी, उनका गोल था। तो सिमिलरली मोटिवेशन एक्ट लाइक दिस। ठीक है, इंडिविजुअल इज इंस्पायर्ड टू स्टिमुलेटेड टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर फैशन और मैनर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि नेम सजेस्ट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है अगला। अगला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब मोटिवेशन के टाइप्स भी आ चुके हैं, तो चलिए देखते क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो है ये दोनों एक ही नाम है, इनको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, और ये जो है ये दोनों भी एक ही नाम है, इनको आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 तरीके की मोटिवेशन होती है। एक अंदर से आती है, यस, जिसमें स्पोर्ट्समैन बोलता है यस आई एम द बेस्ट, आई विल डू, मैं करके दिखाऊंगा, बस मैं कर सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं केपेबल हूँ इस चीज़ के लिए। वो क्या होती है, इंटरनल मोटिवेशन, जो खुद से आती है। दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी जिसमें अपने को कोई सामने से, अगर मान लो आप खेल रहे हो, ठीक है, आपने मान लो कोई मैच खेल रहे हो, आपका स्कोर चल रहा है 5-15, आपको पता है सामने वाले का 10 पॉइंट की लीड है, आप लगे हो, आपने हिम्मत हार दी है, आपका हो रहा है कि चलो छोड़ ही देता हूँ। उस केस में मान लो आपकी माता जी अगर वहाँ फील्ड में बैठी है या फिर अगर ग्राउंड में बैठी है, समझ रहे हो आप लोग, गूज़बम्प्स मूवमेंट है, आपकी माता जी चिल्ला के बोलती है मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है तो कर सकता है। या फिर मान लो वहाँ पे क्राउड है जो बस उठता है और स्टैंडिंग ओवेशन देके खाली आपका नाम चिल्ला रहा है, तो एक आपके ना एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको इस लेवल की मिलेगी कि आप बोलोगे बस मुझे कुछ नहीं पता, 5-15 है, मैं स्कोर करूंगा 20-15, मुझे नहीं पता, मेरे को जीतना है, मैं जीतूंगा। ये होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। हार जीत तो गेम का रूल है, बट मोटिवेशन तो अपने अलग अलग लेवल से होती है। हर कोई अंदर से मोटिवेट होता है, कोई बाहर से मोटिवेट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है हम पे। व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दिल्ली 2016। ठीक है, CBSE दिल्ली 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल और गाइड्स हिम टू परफॉर्म बेटर। इट इज़ बेस्ड अपॉन नीड्स, इंटरेस्ट, नेचर, इमोशन, सोशल नीड्स। ठीक है, इंट्रिंसिक बोला था इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, देखो उसी तरीके की इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, उसके अंदर की तरफ से। ठीक है, उसको गाइड करती है कि उसको किस तरीके से जाना है। मेरे को अंदर से अगर किसी चीज़ की चाह है तो मेरे को गाइड मिलेगा ना कि हाँ मैं गाइड हो जाऊंगा कि हाँ मेरे को उस तरफ जाना है। ठीक है, नेचर, इमोशंस वगैरह, सोशल नीड्स। ठीक है, मेरे को अगर किसी चीज़ की नीड है तो इंटरनल मोटिवेशन भी तो उस तरीके की मिलेगी। ठीक है, आजकल के बच्चों को क्या आईफोन की नीड है तो मेरे को इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कमाऊँ, मैं खुद से खरीदूँ। ठीक है, सिमिलरली चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में समटाइम्स किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देखो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, इंटरनल मोटिवेशन को किस तरीके से किल कर सकती है। तो एक बार हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में किल इंट्रिंसिक मोटिवेशन समटाइम्स बिकॉज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ समथिंग हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑफ देयर माइंड ऑन द माइंड ऑफ एन एथलीट। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात की गई है कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है एथलीट के माइंड को। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल आएगा और लड़की का आप कंसीडर कर सकते हो कि मान लो मेरे को ये है, पर इन केस मेरी गर्लफ्रेंड वो मेरे को मोटिवेट कर रही है कि नहीं उदय यू कैन डू डैट, तुमको वही करना है, तुमको वही करना है। ठीक है, या फिर मैंने अगर बताया मेरी माता श्री या फिर मेरे पिता श्री, फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, बट यहाँ पे कंसिडर होगा उनकी पद भी मेरे से बड़ी है, उनकी वजह से मैं हूँ आज जिस भी लेवल पे हूँ, उनकी वजह से हूँ। अगर वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे को क्या अपना पैशन फॉलो करना है, फोटोग्राफर बनना है, बट वो बोलते हैं नहीं इंजीनियरिंग करनी है, यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन को काट दिया, एक्सटर्नल मोटिवेशन ओवरकम कर गई। तो सिमिलरली यही था एग्जांपल। आप लोग ऐसे एग्जांपल्स को अपने दिमाग में रखिए, अपने जीवन से एग्जांपल्स निकालिए, क्योंकि यह है फिजिकल एजुकेशन। यहाँ आप लाइफ में जो भी सीखते
उसको उतार सकते हैं हूबहू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पे डिफाइन फिजियोलॉजी। ठीक है, पहले हमने साइकोलॉजी की बात की, अब क्वेश्चन है फिजियोलॉजी। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी में। जैसे मैंने बताया था साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन, दैट इज हाउ द ऑर्गन सिस्टम टिश्यू सेल एंड मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजियोलॉजी स्टडी होती है बॉडी की कि किस तरीके से हमारे अंदर के अंग कार्य करते हैं इस बॉडी को ढंग से रखने के लिए। इससे ज़्यादा हिंदी में क्या ही समझाऊं मैं। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज आप देखिए और इससे क्या कंसेप्ट निकल रहा है, ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, किस तरीके से हमारी बॉडी प्रॉपर वर्किंग करती है, फंक्शन करती है, टिश्यूज सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे अंदर की चीज़ें, हमारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए आज मैं यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज दे आर प्रॉपरली वर्किंग। अगर किसी में कोई भी डिफेक्ट आता है तो शरीर पे दिखता है, फटीग होता है यानी थकावट लगती है, बीमारी, हेडेक वगैरह, ये सब क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकता है कुछ चेंजेस हुए हों या फिर कुछ डिसेबिलिटी के कारण होता है। तो सिमिलरली ये है फिजियोलॉजी इज द स्टडी जिसमें हम करते हैं बॉडी की स्टडी। अब ये स्पोर्ट्स में इसलिए कंसिडर होता है क्योंकि स्पोर्ट्समैन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बॉडी में कोई दिक्कत वगैरह, या फिर गेम में अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो क्या इंजरी का प्रॉब्लम, क्या मेन कॉज क्या था। ठीक है, उसके पाँव पे लगी तो कौन से टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं। ठीक है, वो क्या दोबारा भाग पाएगा, वो उठ के खेल पाएगा कि नहीं, इसलिए फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैलकुलेट हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में ब्लड से कितना हार्ट से कितना ब्लड पंप होता है, ये हमें करना है कैलकुलेट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो पहले आप लोग ये लोग देख लीजिए। ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, कार्डिक आउटपुट जो होता है, कितना ब्लड निकल रहा है 1 मिनट में, उसे हम बोलते हैं, कितना ब्लड निकल रहा है 1 मिनट में, उसे हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट अगर जाननी है, अपने दिल पे हाथ रखो, अगर वो तेज़ी से धड़क रहा है, या फिर अगर आप डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप लेते हो, ठीक है, उससे आप हार्ट रेट सुनिए और देखिए कितने बीट्स पर मिनट निकल रही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इंटू 70 ml अप्रॉक्सीमेटली। अब ये 70 ml क्या है मैं बता दूँ आपको, ये है अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन करता है वेरी। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम पर्सन टू पर्सन करता है वेरी, किसी का दिल छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। वैसे बोला जाता है कि जो आपका फिस्ट का साइज होता है, इसी साइज़ का आपका दिल भी होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम यहाँ पे ले रहे हैं 70 ml अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका आंसर आ जाएगा 5040 ml पर मिनट। ठीक है, ये पर मिनट आएगा यानी इन 1 मिनट। यहाँ पे 72 बीट्स यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए गया, आप लोगों को भी अगर कैलकुलेट करना है तो अपनी बीट इससे कर सकते हैं, अपनी बीट कैलकुलेट करके। तो समझ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या आपको कितना ब्लड पंप हुआ है वो कैलकुलेट करना है, तो उसकी जगह कितने ब्लड की जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करो। तो ये है फॉर्मूला, इसको कंसिडर करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको 2x पे प्ले करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2x पे बोल रहा हूँ। तो अगर आप 2x करते तो मे भी 4x हो जाए। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आया था ऑल इंडिया 2016 में फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके आने के चांसेस है, 2016 के बाद से नहीं आया तो आ सकता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू द aorta, आई एम सॉरी बैड विद प्रोनाउंसिएशन, तो उसने डेफिनेटली इसको कंसिडर मत करना। aorta विद एवरी हार्ट बीट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इन एन untrained male it is 70-90 ml पर बीट। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे इसको हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे और चलिए आगे बढ़ते देख लिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। मैं एक बार बता देना चाहूँगा, इसको आप देख लीजिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कार्डिक जो आउटपुट निकालना था उसमें हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बताया था। कंसिडर क्या किया था कि एक किसी के हार्ट का साइज़ बड़ा होता है, छोटा होता है, उसके लिए हम 70 ml अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, 70 to 90 ml पर बीट इन एन अनट्रेंड मेल, ये कंसिडर कर रहे हैं, अप्रॉक्स है। ठीक है, हर किसी के लिए वेरी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाट इज ऑक्सीजन अपटेक, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। ऑक्सीजन अपटेक और VO2 इज ऑक्सीजन का कंजम्पशन और अपटेक पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑक्सीजन जो अपटेक होता है इसको VO2 भी बोलते हैं या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन भी बोलते हैं पर यूनिट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, खाली हम लोग सोचते लंग्स तक नहीं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हर जगह। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ऑक्सीजन अपटेक है वो सिमिलरली यही है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, अगर आप इतना लिखते हैं आपको ईजिली इससे
आंसर्स क्या नंबर मिल जाएंगे। और हाँ, अगर इसका इससे रिलेटेड कोई हाई वेटेज वाला आंसर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। एक बार बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रीथ। दिस कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। In untrained individuals, tidal volume is about 500 ml per breath, whereas in trained person it is increased to 600 to 700 ml per breath, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेंड और अनट्रेंड की बात क्यों कर रही है, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सबसे पहले यूनिट पढ़ी थी, ठीक है। उसमें था कि अगर आप ट्रेन करते हैं तो आप अनअचीवेबल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अनट्रेंड है तो पहले तो मैं बता देता हूँ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो आप इंस्पायर और एक्सपायर करते हो पर ब्रीथ, यानी आप अगर देखो मैं सांस ले रहा हूँ अंदर की तरफ तो मैं कितनी एयर ले रहा हूँ, ये होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अगर देखिए मैं अंदर ले रहा हूँ तो मैंने कितनी ली, मैं बाहर निकाल रहा हूँ मैं कितनी वो कर रहा हूँ, तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम। तो सिमिलरली ये क्या है, पर ब्रीथ। दिस कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, ठीक है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग इसको हम ये बोल सकते हैं आपका स्टेमिना इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। मेजॉरिटी में आप लोगों के साथ ही कुछ होंगे तो 3-4 मिनट तक रोक सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, यानी सुपर ह्यूमंस वाले केस में था जिसने पानी के अंदर अपनी ब्रीथ रोकी थी 20 मिनट्स तक। क्या है पॉसिबल है 20 मिनट तक कोई सांस रोक पाए? उसने इसके लिए हाई एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग की, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा, ठीक है, तब जाके उसने ये गोल अचीव करा है, वो मौत को छू के टक से वापस आ गया है। सिमिलरली यही है कि अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया अगर आप अनट्रेंड है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इज़ 500 ml पर ब्रीथ, ठीक है, किसके लिए, अनट्रेंड इंडिविजुअल्स के लिए। वेयर एज इन ट्रेंड पर्सन इट इंक्रीज टू 600 to 700 ml पर ब्रीथ। यानी आप देख सकते हो सीधा 200 से 300 का इंक्रीमेंट आया है ml का। क्यों? खाली एंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से। तो इसलिए ट्रेनिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे लिए, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, खासकर अगर आपको अपना स्टेमिना वगैरह इंक्रीज करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम पे बहुत सारे क्वेश्चन और टाइम बचा है काफ़ी कम, तो चलिए रिवीजन करते हैं। अगला है हाउ द मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये आया था ऑल इंडिया 2017 में। मैं बोल सकता हूँ इस बार भी आ जाएगा, हो सकता है इसका कुछ अल्टरनेट करके आएगा, कुछ घुमा फिरा के आएगा, बट हाँ ये आएगा, ठीक है। द मस्कुलर सिस्टम्स ऑफ मेल आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स एज दे हैव मोर मसल मास एंड मसल कंपोजिशन। द बोन्स आर एंड लिगामेंट्स अटैच टू द मसल्स आर स्ट्रॉन्गर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, ठीक है। ऐसा हमें छोटे से बताया जाता है कि मेल का अपोजिट क्या होता है, फीमेल। ऐसा कुछ नहीं होता है, आदमी का अपोजिट फीमेल नहीं होता है, फीमेल का अपोजिट मेल नहीं होता है। ये दोनों सेम है पर जेनेटिकली डिफरेंट है, अपोजिट का भी नहीं होता है, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और मैं अगर कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा, कुछ चीज़ें होती है जो हाँ मेल्स में और फीमेल्स में डिफर करती ही करती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स। अगर आप फीमेल बॉडी बिल्डर भी देखते होंगे तो वो एक ड्रीम शेप वगैरह अचीव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंट पॉस्चर होता है, डिफरेंट बिल्डिंग्स होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया मस्कुलर सिस्टम उनका डिफरेंट होता है, तो इसीलिए वो एक लिमिट तक ही अचीव कर सकती है। वाइल इन केस ऑफ मेल अगर हम देखें, ठीक है, अगर फीमेल बॉडी बिल्डर को ले लें जैसे लीसा विकारी, ठीक है, जूलिया विंस, इनको लीसा विकारी नहीं जूलिया विंस को लेते हैं, या फिर अगर हम मेल में लेते हैं आर्नॉल्ड को कंसिडर करते हैं, रॉनी कॉलमैन को करते हैं, तो आप देख सकते हो दोनों बॉडी बिल्डर है, ठीक है, फिर भी मास का इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इसलिए मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेल और जो फीमेल होता है वो होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेल आर स्ट्रॉन्गर देन फीमेल्स एज दे हैव मोर मसल मास, क्योंकि मेल्स के पास होता है मोर मसल मास, ठीक है। एंड मसल कंपोजिशन किस प्रकार से कंपोजिट होती है वो भी हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई किसी का अपोजिट नहीं होता है, बोथ आर इक्वल, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी। और हाँ द बोन्स एंड लिगामेंट्स अटैच टू द मसल्स आर स्ट्रॉन्गर इन मेल्स देन फीमेल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक एग्जाम्पल लेते, चलो फनी एग्जाम्पल है, आप कंसिडर कर सकते हैं, इससे अच्छे सीखने को मिलेगा। मान लो एक आदमी स्कूटी चला रहा है 60 की स्पीड पे, वहीं पे एक औरत स्कूटी चला रही है 60 की स्पीड पे, दोनों के दोनों ठुकते हैं, ठीक है, 60 की स्पीड, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैं अपनी फिजिक्स इंसर्ट करूँगा, ठीक है। आदमी का मास था 60, ठीक है, उसने स्पीड चलाई, स्पीड थी उसकी 60 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, तो फोर्स पता है कितने का लगा, 60 इंटू 60, ठीक है, 3600 उस पर इतना न्यूटन का फोर्स लगा और उसकी चलो मान लो हड्डियाँ क्रैक हो गई। सिमिलरली अगर सेम बॉडी वेट की कोई वुमेन है, ठीक है, वो भी सेम स्पीड के साथ गाड़ी चला रही है और वो ठुकती है, उस पर भी उतना ही लगता है, लेकिन पता है मेजर डिफरेंस किसका आता है, मसल्स आर स्ट्रॉन्गर इन मेल्स देन फीमेल्स, उसकी हो सकता है हड्डी क्रैक हो जाए, एक से ज़्यादा मेजर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है,
इस चीज़ का डिफरेंस आता है, जबकि सेम है, बस एक कंपोजिशन का होता है। जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी का वेट तो वेरी करता है, ठीक है, बट हाँ कि एक रहता है, चाहे जो लोग बोलते हैं डाइटिंग कर रहे हो, चाहे कितना भी लूज़ हो जाए, वो अपना बोन मैरो का वेट तो नहीं गिरा सकते ना, वो तो उतना रहेगा, वो अपने हाथ में नहीं है ना, वो हमारी बिल्डिंग्स है, ठीक है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई उम्र के साथ साथ, बट हाँ उसका वेट तो आप डाउन नहीं कर सकते हो ना, चाहे आप लाइसिस ले लो, कोई सी भी टैबलेट्स वगैरह ले लो बॉडी वेट डाउन करने के, बट एक सर्टेन पीरियड तक ही आप जितना डाउन कर सकते हो बॉडी उतना ही कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है, काफ़ी लंबी सीरीज हो रही है। अगला है एक्सप्लेन द टर्म हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, जैसे कि यहाँ पे बात करी जा रही है मसल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन मसल मास एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, द इंक्रीज इन डायमेंशन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन दिस साइज हॉट लेंथ ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, ठीक है, जैसे कि मैं आपको इतना ब्रीफली में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हाँ अगर इंक्रीज इन लेंथ हो रही है तो इंक्रीज ऑफ मसल्स भी तो हो रही होगी, ठीक है, अगर आप लोग जिम वगैरह कर रहे हो, प्रोटीन ग्रैब कर रहे हो, बाकी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, मास गेनर वगैरह, अगर आपका मास इंक्रीज हो रहा है तो बाकी चीज़ भी तो आपकी इंक्रीज हो रही है, डायमेंशन क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मसल मास भी तो आपका इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसको ज़्यादा उसमें नहीं समझाएंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आता है हाइपरट्रॉफी, अभी तो और ट्रॉपीज़ के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको कंसिडर करने हैं। अगला है वाई डज इन्वॉल्वमेंट इन रेगुलर एक्सरसाइज डिले द ऑनसेट ऑफ फटीग, ठीक है, पहली बात हम यहाँ पे करते हैं फटीग क्या होता है, ठीक है, फटीग की कंडीशन होती है अगर आप मान लो रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप काफ़ी देर तक भाग रहे हो, आपको लग रही है थकावट, ठीक है, थकावट को बोलते हैं फटीग, ठीक है, और एक होता है कि फटीग को ओवरकम कैसे करना है वही बताया जाता है। अगर आप फटीग की कंडीशन ओवरकम कर लेते हो, यानी आप भाग रहे हो, आपको थकावट लगी, अब बस मन कर रहा है कि नहीं भाई रुक जा, ठीक है, तू नहीं भाग सकता, अगर आप उसके बावजूद भी मैं स्प्रिंट की बात नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आप रियली थक जाओगे, नहीं भाग पाओगे, बट हाँ अगर आप मैराथन भाग रहे हो तो फटीग की कंडीशन आती है कि आप थक चुके हो, बॉडी साथ नहीं दे रही है, वो बोले रुक जा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो अपने दिमाग से कि हाँ मेरे को तो भागना है, मैं भागूंगा, मैं मैराथन थोड़ा थोड़ा करके भागूंगा पर भागूंगा, तो आप फटीग की कंडीशन को कर लोगे ओवरकम। एक ऐसी कंडीशन आती है उसके बाद आपको लिटरली थकावट नहीं लग रही होगी, आप मज़े में भाग रहे होंगे फुल इंजॉय करते हुए, वो होता है फटीग की कंडीशन ओवरकम करना, ठीक है। व्हाट डज इन्वॉल्वमेंट इन रेगुलर एक्सरसाइज डिले द ऑनसेट ऑफ फटीग, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो तो फटीग को कैसे डिले करती है, ठीक है, यानी फटीग आपका फिर देर से आता है, आप जल्दी नहीं थकते हो। अभी जैसे मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, फिजिकल फिटनेस पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ पुशअप्स वगैरह तो मैं हो सकता है 10 या 20 के बाद ही ढेर हो जाऊँ, लेकिन अगर मैं रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ मेरे को फटीग इतनी जल्दी नहीं होगा, मैं 50 या 100 भी कर सकता हूँ ईजिली, मैं हो सकता है 200 तक पुशअप्स लगा दूँ। ये उसी वजह से कि रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है, फटीग को डिले कर देती है। रेगुलर एक्सरसाइज डिलेज द ओरिसेट ऑफ फटीग एज एक्सरसाइज डेवलप्स द फिटनेस लेवल्स एंड इंक्रीजेस एंड्योरेंस देयर बाय डीलिंग फटीग। सिमिलर यही मैंने जो बताया था वही चीज़ बुकिश लैंग्वेज में लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट वन फिजियोलॉजिकल चेंज डायर टू एजिंग, ठीक है, मेरे को जरा क्वेश्चन में डाउट था पर कोई नहीं। राइट वन फिजियोलॉजिकल चेंज डायर टू एजिंग, ठीक है, एजिंग जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इस पर हमारा कोई कंसर्न नहीं। अगर आपकी उम्र बीते जा रही है तो हाँ बॉडी में रिंकल्स भी पड़ेंगे, ठीक है, आपकी जैसे हम बोलते हैं ना एक उम्र तक हाइट बढ़ती है उसके बाद घट जाती है क्योंकि थोड़ा सा जरा झुकाव आने लग जाता है, आप ऐसे हंच बैग या थोड़ा सा झुक के चलने लग जाते हो, आप ऐसे हर हमेशा तन के नहीं चल सकते, तो ये प्रोसेस वो कहलाता है एजिंग, ठीक है। वन फिजियोलॉजिकल चेंज विच अकर्स ड्यू टू एजिंग इज रिडक्शन इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक लिमिट तक बढ़ते हो उसके बाद क्या होता है एजिंग के कारण मसल साइज और स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। मान लो आप जवान थे, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आप जवान थे, आप हैवी लिफ्टर थे, आप 200 kg, ठीक है, 300 kg का डेड लिफ्ट मार लेते हो। वहीं अगर आप बुढ़ापे में आप आते हो कोई आपको बोलेगा भाई साहब 300 kg का क्या डेड लिफ्ट मार के दिखाओ, नहीं, सबको पता है कमर चटक जाएगी, हाथ तक बाहर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एजिंग की वजह से। तो इसलिए मैंने क्या बताया यहाँ पे एजिंग के कारण क्या होता है साइज एंड स्ट्रेंथ में डिक्रीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है, हर कोई चाहता है फैट बन करे, पर क्या फैट एक्यूमुलेट हो जाता है ना क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फैट का हमें पता नहीं है कितना कंज्यूम करना है, खाए जा रहे हैं, ऊपर से वो फूड ब्लॉगर जो बटर पे बटर डलवा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सब क्या आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। विद एडवांसिंग एज देयर इज एन इंक्रीज ट्रेंड टू एक्यूमुलेट फैट बिकॉज द एबिलिटी टू रिलीज स्टोर फैटी एड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज फॉर एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि एजिंग के साथ साथ जो आपके क्या स्टोर्ड फैटी, वो जो आपकी एबिलिटी होती है रिलीज करने की स्टोर्ड फैटी एड्स को फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज फ्रॉम एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि एजिंग के साथ साथ उतनी एनर्जी नहीं रहती है कि वो क्या जो फैटी टिश्यूज है उनको
निकाल पाए, उसी वजह से फैट एक्यूमुलेट होता रहता है। तो हमें सुनने में आता है कभी कार्डियोवैस्कुलर अटैक पड़ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है सिमिलरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज फिजियोलॉजी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। फिजियोलॉजी में पहले भी आपको समझा चुका हूँ, मैं इस क्वेश्चन में दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस एक बार आप इसको थॉरो पढ़िए। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ आवर ऑर्गन सिस्टम टिश्यू सेल एक्सेट्रा फंक्शन। दिस इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेन फिजिकल फिटनेस इन ऑर्डर टू एनहेंस द परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया है। सिमिलर वही है बुकिश लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तब भी आपको प्रॉपर मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए हम क्या एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जाते हैं ताकि हम उसको अचीव कर पाएं, उसे बोलते हैं ट्रेनिंग। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी बताया आपको, अब इसका देखिए बुकिश लैंग्वेज पढ़िए। ट्रेनिंग मीन्स टू प्रिपेयर समवन फॉर सम असाइनमेंट। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फॉर सम टास्क, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, आपका मान लो हो जाता है, तो स्टार्टिंग में वो लोग क्या करते हैं, आपको देते हैं ट्रेनिंग, 1 महीने की, 2 महीने की, कई जगह 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि कुछ टास्क है जो उन्हें परफॉर्म कराना है, उसके लिए आपको कर रहे हैं प्रिपेयर। सिमिलरली इन स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। अगर बात स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जाए तो अगर मान लो मेरे को स्विमिंग करनी है, ठीक है, मैं स्विमर बनना चाहता हूँ, तो मैं स्विमिंग की ट्रेनिंग करूँगा ना यार, मैं रोड पे जाके भागने तो नहीं लग जाऊँगा। हाँ, वो भी हेल्प करेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा मेरे को स्विमिंग में बेनिफिट नहीं देगा। स्विमिंग के लिए अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, अलग लेवल की एक्सरसाइज होती है। मान लो मेरे को बैडमिंटन का प्रोफेशनल क्या इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, तो मैं गली में जाके क्रिकेट नहीं खेल सकता ना, मेरे को उसके लिए नेट प्रैक्टिस बैडमिंटन की क्या प्रॉपर बैडमिंटन के साथ ट्रेनिंग करनी होगी ना, तब जाके मैं उस लेवल पे उस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा। तो ये है होता है ट्रेनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट एनी टू डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो यहाँ पे वही बोला गया था, राइट एनी टू डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन इट इज़ अ प्लान and control process to achieve goals in which the changes of motor performance and behavior are made through measures of content, measures, methods and organization, जो कि चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिमिलरली वही चीज़ उन्होंने बताई है, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, अकॉर्डिंग टू मार्टिन। अगर आप बोलें अकॉर्डिंग टू मी क्या होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो वो भी सही होगा। बस एक जो मैंने आपको पॉइंट कंसिडर किया है कि हाँ, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उसके रिक्वायरमेंट में उसमें महारत हासिल करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, उस तरीके यानी ट्रेनिंग क्या हो, जो उसके करने के लिए एक्सरसाइज है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको फुलफिल करनी है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, उसे बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी यही था। लिस्ट 2 इम्पैक्ट्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के भी कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जितना भी 12th में पढ़ा होगा तो आपने अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग पढ़ी होगी। तो यहाँ पे बस अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें से एक है लिस्ट 2 इम्पैक्ट्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। इसके 2 इम्पैक्ट जान लीजिए कि किसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट इनहेंसेस कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, इट इनहेंसेस मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। यानी आपकी मसल ज़्यादा देर तक एंड्योर कर पाती है। आपने देखा होगा अगर आप जिम में वेट लिफ्ट करते हो, आपने मान लो 50 kg के 5 रैप्स मारे, उसके बाद आपके यानी कैपेसिटी है 50 kg लिफ्ट करने की, लेकिन कुछ देर के बाद आपकी मसल्स थक जाएगी, आप 50 kg दोबारा लिफ्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मस्कुलर एंड्योरेंस नहीं है, उसीलिए सिमिलरली ये चलता रहता है। अगला आप देख सकते हैं इट इनहेंसेस मस्कुलर एंड्योरेंस, जो कि मैंने बताया, और पहला वाला था इट इनहेंसेस कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर आपको सांस लेने वगैरह में, यानी आप इजीली ब्रीथिंग वगैरह अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही थी पहले, इसके थ्रू अगर आप सर्किट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। पहले सर्किट ट्रेनिंग, उससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसमें पूछा गया सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बताता हूँ। सर्किट ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग हाई इंटेंसिटी एरोबिक्स। इट टारगेट स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड मस्कुलर इंड्योरेंस, ठीक है। जो प्रीवियस इसके आंसर थे वही चीज़ है, बस वो उस पर टारगेट करता है। सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस आप समझ रहे हैं, यानी कितना लोड कितना रेजिस्ट कर सकते हो आप, उस तरीके से भी ये ट्रेनिंग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस किसी भी चीज़ को देर तक मेंटेन करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं, स्टेमिना ही बोलते हैं, एंड्योरेंस ही बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जाता है एंड्योरेंस इज एबिलिटी टू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द डिजायर क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। देख लिया मैंने क्या बताया था, फटीग। अगर आप थक चुके हैं, आपके पास अगर एंड्योरेंस या फिर स्टेमिना नहीं है, तो आप हो सकता है गिव अप कर दो, बट हाँ
अगर एंड्योरेंस आपके पास प्रॉपर है ट्रेनिंग के थ्रू, तो आप उस कंडीशन में भी समझ पाओगे हाँ मेरे को कितना इम्पैक्ट देना है, कितना क्या करना है, वो सब आप उसकी मदद से दे पाओगे, एंड्योरेंस की मदद से। ठीक है, एंड्योरेंस अचीव करने के लिए हमें क्या लगती है, ट्रेनिंग, क्योंकि ये चैप्टर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, अगला है व्हाट डज टर्म फार्टलैक मीन एंड हु डेवलप दिस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, ये आया था ऑल इंडिया 2K17, इसके भी है चांसेस, और ये भी एक ट्रेनिंग मेथड है। और फार्टलेक जो था एक स्वेडिश टर्म है। ठीक है, उसीलिए मेरा, क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ ना यार, स्वेडिश टर्म में मेरे को दिक्कत तो होगी। ठीक है, फार्टलेक इज अ स्वेडिश टर्म विच मीन्स स्पीड प्ले एंड हैज़ बिगन यूज बाय डिस्टेंस रनर फॉर ईयर्स। फार्टलेक इज अ फॉर्म ऑफ रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग इन विच रनर यूजली चेंजेस द पेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रन। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, मैं आपको इतना पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ईजिली आपको बताना चाहता हूँ। ये होता है, ठीक है, ये पता है किस तरीके से होता है, ये स्पीड प्ले होता है, मैं बताता हूँ। जैसे इसमें आपको मान लो क्रॉस कंट्री भगा दिया। ठीक है, उसमें कभी रोड आ रहा है, कभी थोड़ा सा पानी है नीचे से। ठीक है, जैसे क्रॉस कंट्री होते हैं, कभी डेजर्ट है, कभी यानी सैंड है आपके पाँव के नीचे से। तो क्या है, आपको एक पहले तो एक स्पीड में भागना है, जैसे मैराथन होती है, नॉर्मली मैराथन होती है 42 कुछ किलोमीटर्स की। ठीक है, आपको वैसे ही भागना, लेकिन हाँ कंडीशन के हिसाब से आपको कभी पेस चेंज करना है, कभी आपको तेज़ भागना है, कभी स्लो हो जाना है। ये एक प्रकार की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, सिमिलरली यही है कि इसमें पेस चेंज करा जाएगा, कभी स्पीड से, कभी कम, इस टाइप से ही ये पूरा रहेगा। तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देते, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्पीड प्ले, यानी स्पीड प्ले कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी मीडियम, कभी आपको हिसाब से अपना कितना करना है। ठीक है, व्हाट इज स्पीड। ठीक है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल टू कवर अ डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि बुकिश लैंग्वेज में लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी टू कवर डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम और द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है और टाइम बहुत ज़्यादा लग चुका है, तो आप लोग क्विक रिकैप दोबारा नहीं कर पाएंगे इसलिए। व्हाट आर पेस रेसेस। ठीक है, पेस एक होता है एक सर्टेन स्पीड से भागना फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं बता दूं, आप 1600 मीटर भाग रहे हो, उसके लिए आपको मारने 400 मीटर के 4 राउंड। तो आप अनइवन नहीं भागोगे। अगर आप पेस कंसिडर कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको एक राउंड इस पेस के साथ भागना है, यानी मेरे को इतने टाइम में इतना एरिया कवर करना है। ठीक है, आपको ये रहेगा कि मेरे को क्या 1 मिनट में 400 मीटर भागना है, तो आपको 1600 मीटर की टाइमिंग क्या रहेगी अगर आप पेस के साथ भाग रहे हो, 4 मिनट, क्योंकि आप 1 मिनट में कितना भाग रहे हो, 400 मीटर। बाकी अगर आप अनइवन भाग रहे होते तो आप स्टार्टिंग तेज कर लेते, उसके बाद आप आई थिंक थक जाते और आप हो जाते स्लो, तो मे बी आप अपने डिज़ायर टारगेट या वो उसको पूरा नहीं कर पाते जिस हिसाब से भागना चाह रहे थे पेस। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको मेंटेन कर सकते हैं 15 to 20 मीटर तक। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड को, वाइल जो ट्रेन एथलीट होते हैं वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं 40 मीटर तक। रिपीटिशन कैन बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एथलीट्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी सारी अभी हम पे क्वेश्चंस बचे हैं, उनको कंसिडर करना है। अगला है व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि नाम समझा रहा है किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेच कर सकता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे लिखा होगा फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ जॉइंट एक्शन थ्रू द रेंज ऑफ मूवमेंट इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़ विद रिलेटिव ईज। फ्लेक्सिबिलिटी टेंड टू डिटोरिएट विद एज। ठीक है, सही बात बोली ना कि जैसे जैसे हम एजिंग का प्रोसेस होता है, यानी जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारे अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, एक लिमिट के बाद अपना हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। उसीलिए जब हम सबसे छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट एजिंग के साथ साथ हमारे अंदर की फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या खत्म होते जाती है। हाँ, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे योगा आसना परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम दोबारा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बट एट द एंड जब काफ़ी ज़्यादा हम एजेड हो जाते हैं तब हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, इतने फ्लेक्सिबल हम नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेथड्स फॉर डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने बातचीत की। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्या रहता है, बैलिस्टिक मेथड रहता है, स्लो स्ट्रेचिंग मेथड रहता है, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग मेथड। ये आपने अगर 12th में पढ़ा है पूरा तो आपने डिटेल में इनके बारे में पढ़ा होगा। मैं इजीली बता रहा हूँ अभी किस तरीके के रहते हैं। एक बार बॉल से स्ट्रेच करना, एक बार अपने हैंड को स्ट्रेच करना, एक होता है किसी पार्टनर को लेके दोनों एक दूसरे की लेग स्ट्रेच करते हैं धीरे धीरे करके स्लो तरीके से। कुछ होते हैं अदर मेथड्स होते हैं कि वेट के साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, तो इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप ये पॉइंट्स तो याद रखें ही रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय मीनार्की। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मीनार्की क्या होता है, मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था हार्मोनल डिसऑर्डर क्यों, पीरियड्स वगैरह, ये सब क्या है मीनार्की। यहाँ पे देखिए, अ गर्ल फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज मीनार्की। गर्ल्स में फेस stress and emotional tension during menarche. Menarche usually occurs between 9 or up to 15
ईयर्स ऑफ एज, ये यहाँ से अकर करता है, ठीक है। फिर एक उनका बुढ़ापे तक बोलते हैं आई थिंक 60 या उस तक वो रहता है। मिनार्की यानी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज मिनार्की, जो गर्ल्स के केस में बोलते हैं पीरियड से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मिनार्की। उसमें आपको पता है क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। यानी एक उनका क्या उस तरीके से माइंड स्टेबल नहीं रहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिनार्की, ठीक है। नहीं जिसे मूड स्विंग्स वगैरह बोलते हो, सारी चीज़ें होती है। आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है। अगर एग्जाम में से रिलेटेड कोई ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सारे पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हाउ अफोर्डेबिलिटी कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसी चीज़ को अफोर्ड कर पाना, ठीक है। इससे क्या महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ फीमेल कुड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स ड्यू टू अनअफोर्डेबिलिटी, सो पार्टिसिपेशन फीस शुड बी रिड्यूस और एबॉलिश एंड कॉन्सियस फॉर ट्रैवलिंग एंड बोर्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमेन, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है अगर वो चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, मान लो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ पर अगर बैडमिंटन की किट मेरी क्या 10-12 हज़ार रुपये की है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं उस गेम की तरफ क्यों जाऊँगा। मैं वो देखूंगा ना यार कि कुछ नहीं, चलो ठीक है, जिसमें रुपये नहीं लग रहे, जिसमें कुछ नहीं, मैं वो खेल लेता हूँ, भले उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, उसमें मैं उतना अच्छा ना हो, उसके बावजूद। समझ रहे हो आप। सिमिलरली अगर अफोर्डेबिलिटी से क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स चेंज हो सकता है। यही था। आप एक बार इसको थॉरो रीड करिए, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन, सॉरी ये आया है ऑल इंडिया 2017, ठीक है। इसके बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये भी एक तरीके की क्या वीकनिंग ऑफ द बोन से, यानी एक तरीके की बीमारी है, डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। आप लोग एक बार इस चीज़ को थॉरो पढ़िए, हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और 1 वर्ड क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया गया है, मैं बता रहा हूँ, इसी का ही सिमिलर क्वेश्चन आपको क्या ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले है डिफाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ठीक है। इट रिफर्स टू, मैं बताता हूँ मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे अगर हम बच्चे होते हैं तो शुरुआत में उनको चलना नहीं आता है, ठीक है। एज के साथ कोई 2 साल से चलने लग जाता है, कोई 3 साल से, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बोलना भी नहीं आता है, मुंह भी अगर आप बातें करें कि बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से बोलना स्टार्ट करता है 3, 4, 5 साल की उम्र से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोटर डेवलपमेंट होते हैं। तो देखिए इसी में यहाँ पे लिख रखा है, इट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ठीक है। वेरियस मोटर एबिलिटीज में पता है क्या आता है, चम्मच से खाना खाना, ठीक है। हम लोग इतने प्रो हो चुके हैं चम्मच से खाना खा खा के कि अगर अंधेरा भी है तब भी वो चम्मच हमारे मुंह में ही जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, मोटर एबिलिटीज़। तो ये सब चीज़ें थी मोटर एबिलिटीज जो बर्थ से डेथ तक हम लोग क्या करते आते हैं और हम लोग सीखते हुए आते हैं, ठीक है। सिमिलरली यही था बुकिश लैंग्वेज में, यहाँ पे ये लिखा गया, आप लोग अपने टर्म्स में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डेवलप करते आते हैं। अगला है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, ठीक है। किस किस तरीके के मोटर स्किल्स होते हैं, यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। अगर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है आप लोग इतना लिखेंगे सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर हाई उसमें आता है तो आपको ये दोनों चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एक बार इनको थोड़ा रीड करिए। अभी हम 1 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हम पे क्या है। काफ़ी स्लाइड्स बची है अभी। लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ करेक्ट पॉस्चर, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता, देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये लिख के दिया है यहाँ पे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ करेक्ट पॉस्चर, CBSE 2013, ठीक है। ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसे। अगर करेक्ट पॉस्चर की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मेरे को बताना पड़ेगा कि करेक्ट पॉस्चर होने के फ़ायदे क्या होते हैं। आप चाहे पर्सनैलिटी बोलो, चाहे हेल्थ बोलो, चाहे एक बोलो, कहीं पे अगर हम आर्मी वगैरह के सिलेक्शन के लिए भी जाते हैं ना, वहाँ पे करेक्ट पॉस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉक नीज है आपका, क्या नॉक नीज है, या फिर अगर कोई और डिसऑर्डर है, ठीक है, कर्टिस एंगल है, कोई भी चीज़ है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट पॉस्चर का क्या फ़ायदा है, आई होप आपसे ज़्यादा इसको कोई नहीं जानता हो, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट आर देयर इन चिल्ड्रन, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट जैसे मैंने मोटर स्किल्स बताया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कितनी स्टेजेस होती है मोटर डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एज गिवन बिलो। पहला होता है इन्फेंटहुड, दूसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा मिडिल चाइल्डहुड, चौथा होता है लेटर चाइल्डहुड। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा देनी है कि कितनी डेवलपमेंट होते हैं मोटर स्टेजेस के, जो कि होते हैं 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें जल्दी से बाइंड अप करना है। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज आर, ये भी आपको बताने की जरूरत है क्या, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, करेक्ट पॉस्चर, पर्सनैलिटी, हाइट, हेल्थ, मेंटेनेंस,
एंड्योरेंस, ठीक है, बीमारी वगैरह नहीं होती है, आप लोगों को क्योर हो जाते हो। हिंदी में मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। देखो सिमिलर चीज़ें, इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हेल्थ डिजीजेस, प्रिवेंट बोन लॉस, ठीक है। बोन लॉस तो ट्राई टू बेनिफिट्स ऑफ, देखिए बोन लॉस कोई टर्म नहीं होता, आई थिंक ये गलत है, पर हाँ जो बोन मास वगैरह, जो बोन मैरो वगैरह, जो हमारा मसल मास वगैरह लॉस होता है उससे प्रिवेंट करता है। बोन तो खैर कभी किसी की लॉस नहीं होती, बट हाँ जैसे मैंने एक्सीडेंट का आपको एग्जांपल दिया था, अगर प्रॉपर मसल मास नहीं है, ठीक है, अगर कोई स्लिमी यानी कोई स्किनी बंदा नीचे गिरे तो क्या होगा, उसके सीधा हड्डियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट वहीं अगर कोई मस्कुलर बंदा गिरता है तो उसके पहले मसल पे इम्पैक्ट आता है, ना कि बोन्स पे, समझ रहे। तो ये था, इस सेंस में वो कंसिडर करना चाह रहे थे। अगला है हमारा राइट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ नॉक नीज, ठीक है। नॉक नी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, आपकी नीज आपस में नॉक हो जाती है। तो इससे दिक्कत क्या होती है, आप जब रनिंग करते हो तो आपस में टकराते हो तो आप भाग नहीं सकते अच्छे से, ठीक है। तो इसके कॉजेज क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स, ओवरवेट बॉडी, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है। विटामिन का आपको समझ में आ रहा है, लैक ऑफ डाइट वगैरह मैं बता देता हूँ। ओवरवेट से कैसा फर्क पड़ता है, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपके पाँव कभी सीधे नहीं रह पाएंगे, वो आपस में ऐसे झूलते रह जाएंगे, तो उसके चक्कर में भी नॉक नीज होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। अब मान लो आपकी बॉडी का वेट हो गया है ओवर, आपके क्या मसल्स एंड लिगामेंट से वीक, तो आपके जो नीज होंगे वो आपस में टकराएंगे, ये सेंस बनाता है। तो आपको मैंने एग्जांपल के साथ बताया, आप लोग देखिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको छोड़ना नहीं और करके आना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं लास्ट मिनट रिवीजन पे, हम पे क्या है, स्टेट द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ यानी जो बेसिकली हमें मेजॉरिटी सब लोगों में देखने को मिलती है कि हाँ ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती ही होती है। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आर काइपोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नीज, लॉर्डोसिस एंड बाउलेक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया नॉक नीज वगैरह ये एक में नहीं है, आप लोग अगर अपने फ्रेंड लोगों को भी अगर बुला के देखेंगे तो उनमें से भी कई सारे आपको नॉक नीज के उससे वो मिलेंगे, ठीक है, जिनको नॉक नीज होगा, ठीक है। ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ उनके अंदर होगी, कहीं आपको बो नीज वाले मिलेंगे, ठीक है। नॉक में क्या होता है, टकराते, बो में क्या होता है, ज़्यादा दूरी होती है आपस में, बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है। उसी प्रकार के कुछ और है, काइपोसिस, फ्लैट फुट भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो अपना फ्लैट फुट है इससे भी दिक्कत होती है। आप सोच रहे होंगे इससे क्या दिक्कत है अगर हमारा पाँव फ्लैट है, बट मैं आपको बता दूं अगर आप आर्मी वगैरह के लिए जा रहे हैं वहाँ पे फ्लैट फुट कंसिडर नहीं किया जाता है, एक प्रॉपर आर्क प्रॉपर होना चाहिए, इससे आपके रनिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर ये था आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरे साथ पढ़ा होगा, तो इन चीज़ों को कंसीडर करिए, एक क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप करिए और जाइए एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करके आइए। एट द एंड में यही बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब टू स्टेप अप अकेडमी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं और बार बार प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टेप अप अकेडमी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके एग्जाम्स है, जिनके अपकमिंग एग्जाम्स है, और बाकी लाइव के अपडेट्स आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिलती रहेगी। थैंक यू।